अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स को। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जानते हैं कि हम किन किन एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप जिस मॉडल को डिस्कस करोगे या जिस थ्योरी को आप डिस्कस करोगे उसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ एटमिज्म, विच इज़ एक्चुअली द बेस फॉर द अदर थ्योरीज जो कि आप आज अपनी किताबों में स्टडी करते हो। यानी कि आपका जो एटम की जो सबसे पहला जिसका कॉन्सेप्ट आया था वो किस तरह से आया था, किन लोगों ने, किन फिलोसफर्स ने या किन साइंटिस्ट ने इनको इसको प्रेजेंट किया था। सबसे पहले हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आती है अंडर द थ्योरी ऑफ एटमिज्म। उसके बाद आपके पास आया थी डॉल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। देन हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। आफ्टर दैट हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी साथ साथ करते जाएंगे, जिसमें आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे क्वांटम एटॉमिक मॉडल को, जो कि आपकी मॉडर्न एज से रिलेटेड है, जो कि आपका एडवांस्ड मॉडल है फॉर द एटम। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कुछ मॉडल्स को डिस्कस किया है, जिसमें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल नोन एज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि आपके पास एफएससी एंड बीएस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने समरफील्ड एटॉमिक मॉडल को भी डिस्कस किया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो, उसकी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इनकी। और साथ ही साथ हम वेक्टर एटम मॉडल को भी डिस्कस कर चुके हैं, और इन तीनों मॉडल्स की एक कलेक्टिव वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि टाइम ज़ाया नहीं करते और क्विकली आते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी की तरफ, विच इज़ नॉन एज द थ्योरी ऑफ एटमिज्म। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे पास एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो एटॉमिक थ्योरी बेसिकली आपका एक एंशियंट फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आपकी यूनिवर्स में, जितनी भी चीज़ें आपकी दुनिया में मौजूद हैं या आपकी कायनात में मौजूद है, वो सारी चीज़ें आपकी इंडिविजिबल स्मॉल एंड हार्ड पार्टिकल्स से बनी हैं, जिनको हम आजकल एटम्स के नाम से जानते हैं। एट दैट टाइम इसको एटम्स के नाम से नहीं जाना जाता था, रादर देन इसको स्मॉल इंडिविजिबल हार्ड पार्टिकल्स कहा जाता था, जो कि वेरियस साइजेस के हैं, लेकिन ये एक बेसिक मटेरियल ही है इनका, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है इनका, लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट है। और इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, जो कि हार्ड है, स्मॉल एंड इनडिविजिबल है, इनसे आपकी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। बाय इनडिविजिबल वी मीन्स के एटम जो है, एट दिस टाइम साइंटिस्ट मानते थे कि जो एटम है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होता। एटम इटसेल्फ जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। या फिर आप जो है एटॉमिक थ्योरी को डिफाइन कर सकते हो एज द मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैटर, अकॉर्डिंग टू विच the chemical elements that combine to form the great variety of substances consist themselves of aggregation of similar subunits possessing nuclear and electron substructure characteristic of each element। जबकि जो आपकी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो आपकी एटम्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके किस चीज़ से बने हुए होते हैं, एटम्स से बने होते हैं, जिनका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि एटम का एक पार्ट है। तो जो आपकी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज है वो जो है एंशिएंट थ्योरीज को क्या कर देती हैं, रिजेक्ट करवा देती हैं, बाय सेइंग कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि इस एटम के अंदर जो है आपकी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि आपकी वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल दी केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो आपकी जो हमने एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया, जो कि एटम को इंडिविजिबल मानती थी, जबकि हमने मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन भी देख ली, जो कि एटम को डिविजिबल मानती है, कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। बाकी ये पॉइंट दोनों का सेम था कि ये जो आपके यूनिवर्स में जो भी मैटर मौजूद है, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी की सारी इन एटॉमिक पार्टिकल्स से बनी है। इन सब चीज़ों का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज एटम। ये चीज़ दोनों की एक जैसी थी, लेकिन जिस चीज़ में फ़र्क है वो ये है कि जो एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी है वो आपको कहती है कि जो आपका एटम है वो इंडिविजिबल है, वेयर जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज है अबाउट एटम, वो आपको कहती है कि एटम इज डिविजिबल, ठीक है। अब हम आते हैं जरा एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरीज की तरफ के बेसिकली जो एटॉमिक थ्योरीज हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इनिशिएट कहाँ से हुई। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो आपका बिल्कुल ये नीचे वाला लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी थी वो प्रपोज की गई थी 5th सेंचुरी में बाय ग्रीक फिलोसफर्स ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस, ठीक है। ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस जो थे, इन्होंने
सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, और इन्होंने इन्होंने बेसिकली यही बात की थी कि जो आपका एटम है वो इंडिविजिबल है, ठीक है। इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट आपके पास आती है जॉन डाल्टन की थ्योरी, जो कि 19 सेंचुरी की बात है। जॉन डाल्टन आपका एक इंग्लिश केमिस्ट हैं, जिन्होंने आपके पास एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, लेकिन वो बेस्ड थी आपके पास ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि 20th सेंचुरी का साइंटिस्ट है, एंड इसने आपको जो है न्यूक्लियस डिस्कवर करके दिया था बाय डूइंग इट्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थ्रू थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है। और इसके थ्रू हमें जो है ये पता चल गया कि नहीं, एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल है, ठीक है। वैसे तो रदरफोर्ड के डिस्कवरी से पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, तो हमें पता चल गया था ऑलरेडी ही कि एटम जो है वो डिविजिबल है, उसके अंदर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद है। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने आपके पास न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो हमें फर्दर ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एटम है वो इटसेल्फ एक स्मॉलर क्वांटिटी पार्टिकल नहीं है, बल्कि इससे भी स्मॉलर पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एंड लेटर ऑन आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स आई, जिसकी वजह जो कि जिसमें आपके पास क्या हुआ कि आपके पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज आई, ठीक है, जो कि हम क्वांटम एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि आपको किसने दी थी, श्रोडिंजर ने दी थी। और श्रोडिंजर के इक्वेशंस के थ्रू जो है फिर हम जो ये आपकी एटॉमिक थ्योरीज है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैथमेटिकल तरीके से भी पढ़ सकते हैं, यानी उसको मोर प्रिसाइज हम कर देते हैं, ठीक है। और ये कब आई थी, 1920s में आई थी। अब ये जितनी भी थ्योरीज मैंने अभी आप लोग को बताई, ये तो एक सरसरी सी बात है, अभी इनकी डेप्थ में हम जाएंगे, इनकी डिटेल्स को समझेंगे। लेकिन इन थ्योरीज की डिटेल में और डेप्थ में जाने से पहले हम जान जाते हैं कि हमारे पास एटॉमिक मॉडल बेसिकली होता क्या है, हम एटॉमिक मॉडल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल जो है वो फिजिक्स में आपके पास एक ऐसा मॉडल होता है जिसको आप यूज करते हो ताकि आप किसी एटम की या किसी भी चीज के स्ट्रक्चर या फिर उसके मेकअप को डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। चूंकि मैं एटॉमिक मॉडल की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें आप किस चीज़ के स्ट्रक्चर की या कंपोजिशन की बात करेंगे, आप एटम की बात करेंगे, आप एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, आप एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी कंपोजिशन को देखेंगे। तो ऐसा जो आपका मॉडल होगा उसको आप क्या कहेंगे, एटॉमिक मॉडल कहेंगे। और ये जो मॉडल है ये आपको किस किस चीज़ के बारे में बता रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बता रहा है, आपको कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है। इसके अलावा जो आपके एटॉमिक मॉडल्स हैं वो काफ़ी सारी चेंजेस से गो थ्रू हुए हैं। जब आप वन बाय वन इन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि ये जो एटॉमिक मॉडल्स हैं इनमें काफ़ी दफ़ा चेंजेस आई हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपकी जो एंशिएंट एटॉमिक मॉडल थी वो आपको क्या कहता था कि एटम जो है दैट इज़ इनडिविजिबल। लेकिन जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट हुई तो आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा कि नो, एटम इज़ नॉट इनडिविजिबल बट इट इज़ डिविजिबल एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ फर्दर स्मॉलर यूनिट्स known as electron, proton, neutron, एंड इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी स्मॉलर सब यूनिट्स मौजूद हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट जिस तरह से टेक्नोलॉजी में होती गई, आपके जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनमें भी साथ साथ चेंजेस आते गए ओवर टाइम, ठीक है। और वो किस चीज़ को फिट कर रहे थे, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था उसको फिट कर रहे थे। जाहिर सी बात है आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो आपको ये नॉलेज मिल रही थी। जो एटॉमिक मॉडल्स है, एक्सपेरिमेंट्स लगातार करने की वजह से, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब आप एटॉमिक मॉडल भी समझ गए हो, एटॉमिक थ्योरी भी समझ गए हो, आपको एंशिएंट की थ्योरी की बेसिक्स का भी पता चल गया, आपको मॉडर्न थ्योरी की भी बेसिक्स का पता चल गया है। तो अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को, जो कि हमारे मॉडर्न यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे उनमें आपके पास आता है एम्पीडोकल्स, ठीक है। एम्पीडोकल्स जो है ये आपके पास सबसे पहला बंदा था जिसने आपको जो मैटर है उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि आपका जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, ये बेसिकली एम्पीडोकल्स की स्टेटमेंट है जो कि कहता है कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स है, अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है। यानी कि बेसिकली जो आपका ये ग्रीक फिलोसफर है नोन एज एम्पिडोकल्स, ये आपको कहता था कि आपका जो यूनिवर्स है वो सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स से बना है, और वो है अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आप देख सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्स है उसको इसने नेचर को ऑब्जर्व किया है और फिर इसने बताया है कि जो आपका यूनिवर्स है वो इन 4 फैक्टर्स से या एलिमेंट से बना है, ठीक है। और उसने साथ में ये भी कहा था कि अगर हम इन एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं या फिर इनको अनमिक्स करते हैं इन वेरियस प्रोपोर्शंस, तो आपके पास क्या होती है, वेरिड क्वालिटीज़ जो है वो मटेरियल में आती है, ठीक है। आपकी यूनिवर्स की क्वालिटीज़ बदलती हैं,
एंड इस तरह से जो आपके पास ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास टेबल जो है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, आपकी जो आप ह्यूमंस हैं उनकी अलग कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो और यूनिवर्स में अगर आप लैंड को देख लें, वाटर को देख लें, इन सब की मतलब डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, तो दैट इज ऑल बिकॉज द मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर इन वेरियस प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये चीज़ उसने कही थी। साथ ही साथ इस ग्रीक फिलोसोफर ने ये बात भी कही थी कि ये जो मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग होती है, ये 2 फोर्सेस की वज़ह से होती है, लव एंड हेट। यानी कि लव से आप अट्रैक्टिव ले लो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वज़ह से मिक्सिंग हो जाती है, एंड हेट यानी कि रिपल्जन की वज़ह से आपके पास अनमिक्सिंग हो जाती है। तो ये उ उसने जो है अपनी, चूँकि वो एक ग्रीक फिलोसोफर था, तो उसने फिलॉसफी का यूज़ करते हुए यूनिवर्स की कंपोज़िशन को डिस्कस किया था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमारा यूनिवर्स जो है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं तो हमें पता है कि अर्थ, फायर एंड वाटर इज नॉट द फोर एलिमेंट्स दैट आर कंपोजिंग अवर यूनिवर्स, रादर देन हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स की हर एक चीज़ की बिल्डिंग ब्लॉक बन रही है, ठीक है, हमारे मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक बन रही है। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला आपका एटम का कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया था? एम्पिडोकल्स ने दिया था। और वो किस तरह से एटम का कॉन्सेप्ट निकला? वो इस तरह से निकला कि हम बेसिकली यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन को जानने के लिए जो क्यूरोसिटी थी फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट्स के दरमियान, उसकी वजह से आपके पास एटम जो है उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो जो ये आपका एम्पिडोकल्स था, इसकी थ्योरी के बाद आपके पास आती है ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है, जिसको हम थ्योरी ऑफ एटमिज्म कहते हैं, ये इन्होंने दी थी 5th सेंचुरी में, ठीक है। और जो आपके पास ल्यूसिपस था, बेसिकली वो आपके पास टीचर था डेमोक्राइटस का, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, ल्यूसिपस के बारे में मज़े की बात ये है कि काफ़ी सारे कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ल्यूसिपस कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया उसने, मतलब ल्यूसिफस नाम का कोई भी इंसान इस यूनिवर्स में कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ल्यूसिफस था, बट उसकी जो राइटिंग्स थी, उसकी जो पब्लिकेशंस थी, पब्लिकेशंस तो नहीं कह सकते हम, उसका जो रिसर्च वर्क था वो मिसिंग है, मतलब वो अभी तक किसी को नहीं मिला। तो कहते हैं कि जो ल्यूसिफस था वो आपके डेमोक्राइटस जो फिलोसफर हैं उनके टीचर थे। और जो ल्यूसिफस था, ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ एटमिज्म। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है एटम का, वो सबसे पहले आपको ल्यूसिपस ने दिया था, और कब दिया था? 5th सेंचुरी बीसी में दिया था, ठीक है। नाउ हिज फेमस डिसिपल डेमोक्राइटस ऑफ एबडरा नेम्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एटमस, मीनिंग लिटरली इनडिविजिबल, अबाउट 430 बीसीई। कहते हैं कि जो आपके पास ल्यूसिपस था, उसकी जो आपके पास एक उसकी डेसिपल है, यानी कि उसकी एक बुक सी है या कोई रिसर्च वर्क है, जिसका नाम है डेमोक्राइटस ऑफ अब्दरा, जिसमें उसने बेसिकली ये बात कही है कि जो आपका एटम है, वो क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। और चूंकि वो ग्रीक लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो इन्होंने उसको एटमस का नाम दिया था, और इस वर्ड एटमस का मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उससे छोटा कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है। उसने ये भी सजेस्ट किया था कि एटम जो है ऑफ द 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, दैट atoms of 4 different elements, that is earth, air, fire and water, are simply spheres of different sizes, thus creating one of the first atomic model, ठीक है। उसने ये कहा था कि जो आपकी ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है, दैट इज़ अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, ये जो बेसिकली आपके 4 एलिमेंट्स हैं, इनको कौन बना रहा है? इनको एटम्स बना रहे हैं। और ये जो आपके एटम्स हैं, ये सिंपली आपके पास स्फीयर्स हैं, जो कि डिफरेंट साइज़ेस के हैं। और इस तरह से आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो बन गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि जो एटम था, जो एटम का फर्स्ट मॉडल बना था, वो ल्यूसिफस ने बनाया था, और उसने एम्पिडोकल्स की थ्योरी को जो है क्या किया था? फॉलो किया था। और उसने ये कहा था कि यूनिवर्स जो है वो इन 4 एलिमेंट्स से नहीं बना, बल्कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स में, जो कि एक बेसिक रोल प्ले करती हैं ऑफ कोर्स, ये बने हैं उल्टा एटम्स से, जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं और स्मॉल स्फीयर्स की तरह हैं, डिफरेंट साइजेस में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो ल्यूसिपस ने दिया था। उसने ये भी सजेस्ट किया दैट दीज एटम्स मूव अराउंड इन स्पेस, एंड व्हेन कोलिजन्स बिटवीन द स्फीयर्स अकर, they can rebound or stick together, causing changes to the matter of a material. Now वही बात जो आपको एम्पिडोकल्स ने कही थी कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, लव एंड हेट की, यानी अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स है, जिसकी वजह से मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग होती है। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए आपको ल्यूसिपस ने क्या कहा
कि ये जो एटम्स होते हैं ये मूव अराउंड करते हैं इन दी स्पेस, और जब कभी भी ये कोलिजन्स करते हैं इनके दरमियान, जब कभी भी कोलिजन्स होती है, टकराव होता है, तो क्या होता है कि ये रीबाउंड हो जाते हैं या फिर स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से जो आपका मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो मटेरियल की क्वालिटीज है वो चेंज हो जाती हैं बाय दैट मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग, बाय बाउंडिंग एंड रीबाउंडिंग, और बाय सेपरेटिंग। ठीक है, तो इस तरह की जो आपके पास प्रोसेसेस है, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से हमें क्लियर कट समझ आ रही है कि ल्यूसिपस ने किसकी थ्योरी को फॉलो किया है, एम्पिडोकल्स की थ्योरी को फॉलो किया है। एटम का मॉडल बना है जो कि सबसे पहला मॉडल है। अब इसका एटॉमिक मॉडल जो है वो एसेंशियली कंसिस्टेड है ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो जो बेसिकली ल्यूसिपस का एटॉमिक मॉडल है वो हमें ये कहता है कि जो एटम्स हैं वो सॉलिड स्फीयर्स हैं डिफरेंट साइजेस के। ये इसकी सिंपल स्टेटमेंट है। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर सी बात है, मैटर की क्वालिटी चेंज होती है, जो भी चीज़ें हैं ये फिर आगे की बातें हैं। जो बेसिक इसका एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके मैटर है, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, स्मॉल सॉलिड स्फेयर से बने हैं जिनके आपके डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, और उन स्मॉल स्फेयर्स को, उन सॉलिड स्फेयर्स को ऑफ डिफरेंट साइजेस हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया था वो आपको ल्यूसिपस ने दिया था। उसने ये कहा था कि एटम इंडिविजिबल है और वो सॉलिड स्फेयर्स हैं डिफरेंट साइजेस के, जो कि आपके पूरे मैटर को बनाते हैं, यूनिवर्स में जितना भी मैटर मौजूद है वो उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी। अब जरा सा हम आ जाते हैं कि द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एन एटॉमिक थ्योरी वर द ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस हु प्रपोज द फॉलोइंग मॉडल इन द 5th सेंचुरी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एटॉमिक मॉडल अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई पोस्टुलेट्स होते हैं। ठीक है, या कोई ना कोई एजम्पशंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी है इसकी भी कुछ अजम्पशंस थे, जिसमें सबसे पहला क्या आता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेस थ्रू व्हिच द एटम्स मूव। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और ये जो एटम्स है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, थ्रू व्हाट, थ्रू एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस से जो आपके एटम्स हैं वो मूव भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा कि जो आपके एटम्स है वो सॉलिड है, वो होमोजीनियस है, वो इंडिविजिबल है और वो अनचेंजेबल है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑल अपेरेंट चेंजेस इन मैटर रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंजेस इन द ग्रुपिंग्स ऑफ एटम्स। ठीक है, जो आपके मैटर की प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ग्रुपिंग्स ऑफ एटम, यानी कि किस तरह से आपके एटम्स कंबाइन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका मैटर है उसकी क्वालिटी में चेंज आता है। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स दैट डिफर इन साइज एंड शेप। उसने साइज एंड शेप की भी बात कही थी कि एटम्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। किसी का छोटा साइज होता है, किसी का किस किस्म का शेप होता है, स्फेरिकल होता है, कोई सर्कुलर होता है। तो डिफरेंट शेप्स भी एटम्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आते हैं। ठीक है, ये भी इनका एक पोस्टुलेट था। और जो इनका लास्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स द मैटर कंटेन्स। कहते हैं कि जो आपका मैटर है वो जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो बेसिकली आपके एटम्स की प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वो आपके मैटर में जो है वो उभर के आ रही होती है। तो आपको जो प्रॉपर्टीज मैटर दे रहा होता है वही प्रॉपर्टी बेसिकली आपके एटम की है। ठीक है, तो ये 5 पोस्टुलेट्स थे आपके ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस एटॉमिक मॉडल के, जिसको हम थ्योरी ऑफ एटमिज्म कहते हैं। ऑफ कोर्स ये जो है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो आपकी जो ये ग्रीक एटॉमिक थ्योरी है ये सिग्निफिकेंट है हिस्टोरिकली एंड फिलोसफिकली, बट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, मेजरमेंट्स, टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो यही इसका बेसिक रीजन है कि इस थ्योरी को जो है वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया था और काफी टाइम तक इस थ्योरी को इग्नोर किया गया था। आपके जो ग्रीक्स थे ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को जो है ज्यादातर यूज करते थे ताकि वो फिजिक्स के बारे में लिख सके, फिजिक्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बना सके, रादर देन कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते या मेजरमेंट्स करते। वो ज़्यादातर जो है वो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का यूज़ करते थे। और बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपकी डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस की ये एटॉमिक मॉडल था ये आपके पास जो है 2000 ईयर्स तक जो है वो इग्नोर की गई थी, क्योंकि एरिस्टोटल जो था उसका इन्फ्लुएंस है इस चीज़ के ऊपर, वो एग्री नहीं कर रहा था डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस की इस थ्योरी के साथ, जिसकी वजह से आपके पास क्या था 2000 ईयर्स तक जो है इस थ्योरी को निग्लेक्ट किया गया था।
अब हम ज़रा से कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इन जो अभी हमने एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया है ऑफ ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस, इससे रिलेटेड आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही किया जाएगा कि व्हाट इज़ एटमिज्म? तो एटमिज्म क्या है? इट इज़ अ नेचुरल फिलॉसफी रूटेड इन एंशिएंट ग्रीस that states the universe is made up of indestructible particles known as atoms. The earliest known atomists are the ancient Greek philosophers Leucippus and Democritus. The word atomism and atom derived from the Greek word atomus meaning uncuttable. ठीक है, तो सिंपली एटमिज्म के बारे में आप यही कहेंगे कि ये जो है आपके पास बेसिकली एंशियंट ग्रीक फिलोसफी है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है ऐसे यूनिवर्स में पार्टिकल्स मौजूद है जो कि यूनिवर्स को कंपोज करते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनको आप फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपके पास एटमिज्म की थ्योरी थी वो किसने दी थी? ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने दी थी, और इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में एटम को क्या कहा था? एटमस कहा था, जिसका मतलब क्या था? अनकटेबल। तो इतना भी आप एटमिज्म के बारे में बता दें तो दैट्स इट इनफ। ठीक है, फिर आपके पास आता है हु डिफाइंड एटमिज्म। इट इज़ वेरी 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 क्लियर आफ्टर स्टडिंग द मॉडल कि जो आपके पास एटमिज्म थी उसको डिफाइन किसने किया था? सबसे पहले ल्यूसिपस ने किया था, एंड चूंकि डेमोक्राइटस जो है वो ल्यूसिपस के स्टूडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कि हम डेमोक्राइटस का नेम भी साथ में ऐड कर देते हैं। सो द क्रिएशन ऑफ द थ्योरी ऑफ एटमिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू ल्यूसिपस। हाउएवर वेरी फ्यू ऑफ ल्यूसिपस राइटिंग्स endured. Most of what is known comes from the writings of his student डेमोक्राइटस। तो चूंकि ल्यूसिपस की जो राइटिंग्स है, जो उसका रिसर्च वर्क है, वो जो है क्या कहते हैं, वो ज़्यादातर बचा नहीं है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो जो उसकी टीचिंग्स है वो डेमोक्राइटस की राइटिंग्स में नज़र आती हैं, तो हम कहते हैं कि ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने जो है वो एटमिज्म की थ्योरी दी थी, बट फाउंडर वाज़ ल्यूसिपस। ठीक है, जो सबसे पहले ये थ्योरी जिसने ओरिजिनेट की थी, जिसने इस थ्योरी को बनाया था, क्रिएट किया था, दैट वाज़ ल्यूसिपस। ठीक है, नाउ व्हाट डिड द एटमिस्ट बिलीव? अब एटमिस्ट किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे? वी आर वेरी फेमिलियर विद इट एज वेल आफ्टर स्टडिंग द मॉडल, कि जो आपके एटमिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके यूनिवर्स में वो सब किस चीज़ से बने हुए हैं? एटम्स से बने हैं। एंड वो एटम्स क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एंड इनसे स्मॉलर यूनिट्स नहीं है। और ये जो स्पेस है इन बिटवीन द एटम्स उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास नया पॉइंट आ गया कि जो आपके एटम्स के दरमियान का स्पेस होते हैं, नहीं, दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस आएगा उसको हम वॉइड कहेंगे। ठीक है, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो आपके पास बेसिकली एटमिस्ट किस चीज के ऊपर बिलीव करते थे? कि आपका जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है, एंड एटम इज इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर पार्टिकल्स, अदर स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम दी थ्योरी ऑफ एटमिज्म। जो मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और बिलियर्ड वाल मॉडल। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आपके पास जो जॉन डाल्टन थे, या आपके पास एक इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट थे, जिन्होंने हमारे पास ग्रीक फिलोसफी को, ग्रीक एटॉमिक फिलोसफी जो आपके पास थी, उसको उसने साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट किया था इन बिटवीन 1803 एंड 1808। उसने हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी टू केमिस्ट्री प्रोवाइड की थी थ्रू हिज बुक अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, और उसने हमें एक फिजिकल पिक्चर दी थी ऑफ हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास जॉन डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास एलिमेंट्स जो है किस तरह से कंबाइन होते हैं और फिर वो कंपाउंड्स बनाते हैं। आल्सो उसने हमें एक फिनोमिनोलॉजिकल रीजनिंग दी थी फॉर बिलीविंग दैट एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, सो एटम्स की जो एग्जिस्टेंस है इसके बारे में भी हमें सबसे पहले आफ्टर ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस जॉन डाल्टन ने साइंटिफिकली बताई थी। ठीक है, फिर हमारे पास जाहिर सी बात है साइंटिफिक वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट एक टॉपिक के ऊपर अकेले काम नहीं करता, उसके को वर्कर्स होते हैं या को रिसर्चर्स उसके साथ होते हैं या को साइंटिस्ट्स होते हैं। इसी तरह आपके पास जो जॉन डाल्टन है उसके काम में उसकी मदद की थी जोसेफ लुइस गे लुज़ेक ने, जो कि फ्रांस को बिलोंग करते थे, एंड आपके पास अमीडो एवोगैड्रो जो कि इटली से बिलोंग करते थे। इन दो तीनों ने मिलके जो है हमें एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन दी थी एटॉमिक केमिस्ट्री की। एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री वाज प्रोवाइडेड बाय दीज थ्री साइंटिस्ट। ठीक है, जिनमें नुमाया नाम आता है जॉन डाल्टन का, क्योंकि ये एटॉमिक मॉडल का जो बेसिक था, जो कि इसका कॉन्सेप्ट था, वो ग्रीक फिलॉसफी से सबसे पहले हमारे पास जॉन डाल्टन ने लिया था और उसको साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट किया था। अब आते हैं हम ज़रा इसके कुछ असम्पशंस की तरफ। तो डाल्टन यूज्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स टू प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ द एटम्स इन व्हिच ही सजेस्टेड द फॉलोइंग। ओके, आपके पास क्या था कि जब हम ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस के एटॉमिक मॉडल को या थ्योरी ऑफ एटमिज्म को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इन्होंने सिर्फ रीजनिंग की थी, यानी कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं निकाला था, कोई मेजरमेंट्स नहीं ली थी। कुछ इस तरह से उन्होंने साइंटिफिक
प्रोसेस को यूज नहीं किया था टू गिव देयर थ्योरी ऑफ एटमिज्म। ठीक है, वेयर एज जो आपके पास डाल्टन है उसने अपनी जो एटॉमिक मॉडल है उसको प्रेजेंट किया था यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंटल डेटा को इकट्ठा किया है और उसके बाद उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डाल्टन्स की थ्योरी है वो हमारे पास फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, अब assumptions की तरफ आते हैं तो सबसे पहले assumption आपके पास है कि all matter consists of extremely small particles called atom। ठीक है, आपके पास सबसे पहले डाल्टन ने ये कहा कि जितने भी आपके पास मैटर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो तमाम के तमाम मैटर जो है आपके पास एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, और वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आपके पास क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट में डाल्टन कहता है कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल एंड रेजिस्ट चेंजेस। ये जो आपके एटम्स है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उनको कट नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। एंड आल्सो ये चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप इनको कोई कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये रेजिस्टेंस शो करेंगे टुवर्ड्स एनी चेंज। सो इस चीज़ को एलाबोरेट करते हुए हम थोड़ी सी नीचे जो आपके पास डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसको स्टडी करते हैं। कहते हैं डाल्टन स्टेटेड दैट एटम्स कुड नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, divided into smaller pieces or transformed into atoms of other elements. He used the law of conservation of mass in the late 1700s as the basis for दिस कंक्लूजन। ठीक है, क्या था कि ये जो इसने पॉस्टुलेट नंबर 2 निकाला था जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि एटम्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है और चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। ये बेसिकली इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हुए बताया था, और इसने कहा था कि एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उनको आप स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर सकते हो, और ना ही उनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स में एक एटम को जो है ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन कहती है कि एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मास ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स है वो मास ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम्स का मास होगा उसके साथ जो है इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। डाल्टन स्टेटेड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। जितने भी आपके पास एलिमेंट के अंदर एटम्स मौजूद हैं वो सब के सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे इन शेप, साइज एंड मास। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज आप सोडियम ले लेते हैं, उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे आपके पास आइडेंटिकल होंगे शेप में, साइज में और मास में। तो और जो आपके इस एटम का मास होगा वो आपके पास आपके एलिमेंट्स जो है उनको कैरेक्टराइज करेगा। ठीक है, फिर आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट आ जाती है जिसमें कहते हैं व्हेन एटम्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शंस दे कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म व्हाट आर नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर डाल्टन ने ये भी कहा था कि आपके पास क्या होते हैं? एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज। ठीक है, स्मॉल रेशियोज के साथ ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स भी जो है डाल्टन ने डिफाइन करके दे दिए थे कि आपके पास जब कभी भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। Dalton suggested that two types of atoms could form molecules of different number ratios. This is known to be true for such molecules as carbon monoxide and carbon dioxide, both of which are composed of carbon and oxygen atoms, but which have different ratios of each. तो डाल्टन ने ये कहा था कि आपके पास दो टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे और वो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस तरह से बनाएंगे कि उनका होल नंबर रेशियो डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास एक कार्बन एक ऑक्सीजन होता है, वेयर एज आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें आपके पास एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। तो एक में आपके पास एक ऑक्सीजन है, दूसरे में आपके पास दो ऑक्सीजन है, तो इनके होल नंबर रेशियो एटम्स के डिफरेंट है। इसकी वजह से ये आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या कहते हैं? डाल्टन कहते हैं कि आपके पास टू टाइप्स ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना सकता है। एटम्स सेम होंगे लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे, ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर होल नंबर रेशियोज। तो ये तो हो गई आपके पास सारी की सारी असम्पशंस के डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने आपको क्या क्या असम्पशंस दी थी कि एटम क्या है और वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। चूंकि डाल्टन मॉडल जो था वो आपके पास कंप्लीट मॉडल नहीं था, उसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी और उन डिस्क्रिपेंसीज को फर्दर फिर और एटॉमिक मॉडल्स ने आके रिमूव किया था। तो देखते हैं कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल की वो कौन सी डिस्क्रिपेंसीज थी जिनको रिमूव करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले देखते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल वाज रेडिली एक्सेप्टेड। इट इनकॉर्पोरेटेड द ऑलरेडी नोन आइडियाज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड मैच्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वैसे तो अगर हम डाल्टन एटॉमिक मॉडल को देखें तो वो रेडिली एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल ही है। कैसे?
कि उसने जो है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यूज़ किया, उसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का भी यूज़ किया और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का भी यूज़ किया। और उसने क्या किया कि उसने ये जो लॉज यूज़ किए हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच भी किया था। लेकिन मसला कहाँ आ रहा था, इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन जो है उसने ये कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, वो अनडिस्ट्रक्टिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। एटम जो है उसको फर्दर हम कट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, जो कि आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। वो स्मॉलर पीसेस आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो डाल्टन ने हमें इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। However, the discovery of subatomic particles such as protons, electrons, and neutrons disproved this पॉस्टुलेट। ठीक है, आपके पास क्या था कि जैसे ही आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि आपके पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी होती है, तो वैसे ही आपका जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो वहीं पे डिसप्रूव हो जाती है, डिसअप्रूव हो जाती है, या उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया जाता है। ठीक है, कि इस मामले में रॉन्ग प्रूफ कर दिया जाता है कि हमारे पास एटम क्या है, इंडिविजिबल है, जबकि इन रियलिटी एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की एक और डिस्क्रिपेंसी क्या है कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। यानी कि डाल्टन थ्योरी ने आइसोटोप्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की थी, उसने आइसोटोप्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी थी। एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मासेस एंड डेंसिटीज। क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें ये कहती है कि तमाम एटम्स के, मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो सब आइडेंटिकल हैं इन शेप, साइज एंड मासेस। ये हमने एक पोस्टुलेट इसका डिस्कस किया है अभी ऊपर। तो ये पोस्टुलेट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आपके पास क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। ठीक है, हाउ एवर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम। ठीक है, आपके पास क्या है कि एक्चुअली तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके आपके पास क्या एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है एंड ट्रीट्रियम है। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो आपके पास जो आइसोटोप्स है इनका कॉन्सेप्ट जो है डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में प्रेजेंट नहीं किया था, या बिलियर्ड बाल थ्योरी में प्रेजेंट नहीं किया था, इसीलिए जो है इसको अगेन डिसअप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास इसकी लिमिटेशन आती है कि आइसोबार्स का भी जिक्र नहीं करता। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द masses ऑफ एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट डिफर, हाउएवर इट इज पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू शेयर द सेम मास नंबर, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो आपको ये कहती है कि जो मासेस ऑफ एटम्स है ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स वो हमेशा डिफर करेंगे। यानी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो एटॉमिक मासेस हैं, जो उनके मासेस हैं वो डिफरेंट होंगे। जबकि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों लेकिन उनके जो मास नंबर्स होते हैं वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, आर्गॉन है उसका मास नंबर 40 है। इसी तरह कैल्शियम भी एक डिफरेंट एलिमेंट है जिसका मास नंबर 40 है, विच इज एग्जैक्टली सेम एज द मास नंबर ऑफ आर्गॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन आपके पास कहती है कि एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। सर्टेन complex organic compounds do not feature simple ratio of constituent atoms, for example sugar और sucrose C11H22O11। ठीक है, आपके पास क्या कहते हैं कि जो डाल्टन्स थ्योरी है वो आपको कहती है कि सिंपली आप होल नंबर रेशियोज लें एलिमेंट्स के और उनको जो है आप कंबाइन कर दें तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी आपके पास सिर्फ सिंपल कॉम्बिनेशन से, सिंपल होल नंबर रेशियो से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होती ऑफ एलिमेंट्स, बल्कि आपके पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं जो कि आपके पास सिंपल रेशियोज को फीचर नहीं करते, यानी कि उनकी सिंपल रेशियो नहीं होती। जैसे कि आपने शुगर का देख लिया, आपके पास 11 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो ये तो आपके पास एक सिंपल सा रेशियो नहीं हुआ ना, जिस तरह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसिडर किया था। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो खामखा एक सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ कंबाइन हो और कंपाउंड्स बनाए। आपके पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंपल रेशियोज ऑफ एटम्स नहीं रखते। ठीक है, फिर आपके पास आता है कि द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर allotropes, the differences in the properties of diamond and graphite, both of which contain only carbon, cannot be explained by Dalton's atomic theory। तो आपके पास जो एलोट्रोप्स है, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स के, वो आपके पास जो है डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, जैसे कि आपके पास
डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, आल्दो दोनों आपके पास कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये जो आपके पास है, ये इस टाइप की जो आपके पास थ्योरीज है जो कैलिट्रोपी से रिलेटेड है, वो आपके पास डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ तक हो गया आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, देन उसकी assumptions डिस्कस कर लिए, एंड देन लिमिटेशंस। तो यही सारी लिमिटेशंस वजह थी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, एंड आपके पास एक नया एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया गया था, जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अब आते हैं हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के। आपसे इस टॉपिक से रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेसिकली जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट है, जो कि अगर आपको याद हो गया हो, उसमें वो कहता है कि एटम्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। यानी कि जो आपके पास पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, उनका आपके पास नेट मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है। सेकंड आपके पास ये पूछा जा सकता है कि किस तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसका आंसर आप देख सकते हैं कि ये थ्योरी आपको कहती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो बने हुए होते हैं किस चीज़ से, मॉलिक्यूल्स से, जिनमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे कि हमने शुगर को देखा, शुगर में आपके पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, C11H22O11 डिफरेंट एटम्स हैं, उनका होल नंबर रेशियो भी डिफरेंट है, और हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है विच एटॉमिक मॉडल इज यूज्ड टुडे। तो आजकल आपको पता है कि कौन सा एटॉमिक मॉडल यूज किया जाता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल यूज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, जिसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आजकल आपके पास जो मॉडल एक्सेप्टेबल है दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एंड जो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था वो तो आपके पास ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाता है जैसे ही आपके पास इसके बाद का मॉडल आता है। ठीक है, Why can't you see an atom with the naked eye? ठीक है, आप एटम को naked eye से क्यों नहीं देख सकते? So we cannot see an atom with naked eye because an atom is extremely small and is not perceptible. ठीक है, आपके पास क्या है कि जो एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको आप सिवाय माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। सही है, दैट इज वाई यू कैन नॉट सी इट विदाउट अ माइक्रोस्कोप और विद नेकेड आई। ठीक है, can atoms be divided or destroyed? So, of course, no, atoms cannot be divided or destroyed according to the Dalton's atomic model. However, it can combine with other atoms to form compounds. In chemical reaction, an atom can combine, separate and rearrange. ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल से रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग का आंसर आप देंगे। इसके अकॉर्डिंग का आंसर यही है कि ना तो एटम्स को आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उनको डिवाइड कर सकते हो, ना उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, जो आपके पास एटम्स होते हैं, हाउ एवर वो कंबाइन हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं ताकि वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करें। और आपके पास ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में कंबाइन भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं, और वो रीअरेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ। तो एटम्स जो है वो आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से बने हैं, और न्यूट्रल न्यूट्रॉन से बने हैं, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्विंग पार्टिकल्स है, यानी कि वो आपके जो सेंट्रल न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपके पास इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में कंटिन्यूसली आपके पास रिसर्च होती रहती है और आपके पास मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह आपके पास जो डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं उनसे रिलेवेंट काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाने लगे थे इन द मिड 19th सेंचुरी। एंड इसी दौरान आपके पास क्या हो गया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर कर लिया गया, जिसकी डिस्कवरी के बाद आपका जो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था या आपके पास बिलियर्ड बाल्ट एटॉमिक मॉडल था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब आपके पास एटम के अंदर मौजूद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो चुका है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, जिसको आज आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, वो आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी सब एटॉमिक पार्टिकल इन 1897। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, कैसे वो लोग इस डिस्कवरी तक पहुंचे। तो आपके पास क्या था कि साइंस लेक्चरर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन इन द मिड 19th सेंचुरी डिलाइटेड audiences with a device that could be considered the ancestor of neon gas। एक्चुअली यहाँ पे जो आपके पास जिस डिवाइस का जिक्र किया जा रहा है वो डिवाइस आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है।
बेसिकली आपके पास मिड 19th सेंचुरी में डिस्चार्ज ट्यूब्स के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे थे। डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता था और उसमें कोई भी आपके पास आयोनाइजेशन का प्रोसेस कर दिया जाता था, या आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस किए जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते थे यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब आपके पास किस किस्म का होता था कि वो आपके पास बेसिकली ग्लास ट्यूब होता था, जिसको आप कंप्लीटली क्या कर देते थे, वैक्यूम्ड कर देते थे। ठीक है, यानी उसमें से आप कंप्लीटली एयर को पंप्ड आउट कर देते थे और उसको कोई स्पेसिफिक वोल्टेज या फिर प्रेशर प्रोवाइड कर देते थे। एंड इस तरह से आपके पास क्या होते थे कि आपका जो स्क्रीन होता था उस पे आपको फ्लोरेसेंट पैटर्न्स जो है वो मिलते थे। दे टुक अ ग्लास ट्यूब विद वायर्स एम्बेडेड इन ऑपोजिट एंड्स। ये जो आपके पास वायर्स थे, दीज वर एक्चुअली द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जिसमें एक आपके पास कैथोड होता था, एक आपके पास एनोड होता था। एडमिनिस्ट्रेटेड अ हाई वोल्टेज, जिसको हाई वोल्टेज दी जाती थी। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब को हम हाई वोल्टेज देते थे थ्रू दीज वायर्स। ठीक है, एंड पम्प्ड आउट मोस्ट ऑफ द एयर। एंड जाहिर सी बात है, हम डिस्चार्ज ट्यूब्स को बिल्कुल वैक्यूम कर देते थे, यानी इसको इसमें से हम कंप्लीटली एयर को पंप आउट कर देते थे। रिजल्ट आपके पास क्या आता था, द इंटीरियर ऑफ द ट्यूब वुड ग्लो इन लवली फ्लोरोसेंट पैटर्न्स। ठीक है, आपके पास क्या आती थी कि जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है उसका जो ये इंटीरियर होता था, उधर आपके पास क्या होते थे, फ्लोरोसेंट पैटर्न्स आना शुरू हो जाते थे। अब साइंटिस्ट जाहिर सी बात है वो क्यूरियस थे कि ये ग्लो किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये ग्लो आ रहा है। So scientists theorized that the glow was produced by some kind of ray emitted by the cathode. तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ थ्योराइज की, उन्होंने ये थ्योरी निकाली इस बात की कि जो आपके पास ये फ्लोरेसेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, जो ग्लो आ रहा है, वो आपके पास किसी काइंड ऑफ रे की प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, जो कि आपके पास बेसिकली कैथोड जो है वो इमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लो। बट इट टुक द सेमिनल रिसर्च ऑफ ब्रिटिश प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैवेंडिश लेबोरेटरी टू फाइनली प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू द पजल। ठीक है, लेकिन आपके पास एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश प्रोफेसर थे, जिन्होंने फाइनली जो है इसका आंसर आपको दिया था, प्रॉपर आंसर दिया था कि ये फ्लोरेसेंट पैटर्न्स आपके पास क्यों आते हैं। ठीक है, इससे पहले आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं था, इस पजल का सोल्यूशन नहीं था। साइंटिस्ट काफ़ी हैरान थे कि ये ग्लो जो है किस तरह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो जे जे थॉमसन एक्चुअली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास जे जे थॉमसन जो था उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और इसी की वजह से इसको जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन के किस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ साइंटिस्ट की तवज्जो बनी। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू किया कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि अब तक का जो कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का वो ये था कि आपका जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको आप फर्दर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जब से डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने लग गई थी, तो उसके बाद से ये जो फ्लोरेसेंट पैटर्न्स आ रहे थे, ये जो है इन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को क्यूरियस कर दिया था, साइंटिस्ट्स को क्यूरियस कर दिया था कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ये ऐसी कौन सी रेज है या फिर कौन से पार्टिकल्स है जो कि ये ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसको फिर जे जे थॉमसन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। उन्होंने कहा था कि ये जो फ्लोरेसेंट पैटर्न आ रहे हैं, जो ये ग्लो आ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि कैथोड से इमिट होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से चूंकि जे जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उनको जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और ये जितना हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, ये 1897 की बात है। ठीक है, राइट आफ्टर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब देखते हैं, ज़रा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था जिसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर कर लिया गया था। कैथोड रे ट्यूब्स आर सील्ड ग्लास ट्यूब्स फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द एयर हैज़ बीन एवैक्यूएटेड। आपके पास क्या होते हैं कि जो कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं या आपके पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं, ये बेसिकली आपके पास सील्ड ग्लास ट्यूब्स होते हैं, यानी कि कंप्लीटली सील्ड होते हैं। इनमें कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ से आपके पास एयर इंटर कर सके या एयर जो है वो बाहर निकल सके। इसको मोस्टली क्या कर दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, यानी इसका जो पूरा इंटीरियर होता है वो वैक्यूम होता है, एयर को कंप्लीटली पंप आउट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स एट वन एंड ऑफ द ट्यूब विच कॉजेज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि हाई वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर दी जाती है इन इलेक्ट्रोड्स को, यानी कि कैथोड एंड एनोड को हाई वोल्टेज सप्लाई कर दी जाती है। इनमें आपके पास जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इसको जो है नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, जबकि आपका जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इसको आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, ओके जी, सो द ट्यूब्स आर कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब्स बिकॉज
द पार्टिकल बीम और कैथोड रे ओरिजिनेट्स एट द कैथोड। बेसिकली जो आपके पास ये कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं, इनको हम कैथोड रे ट्यूब्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो पार्टिकल बीम होता है या फिर जो आपका कैथोड रे होता है, ये ओरिजिनेट करता है कैथोड से। यानी कि ये जो आपके पास रेज आ रही होती हैं या जो आपके पार्टिकल बीम आ रहे होते हैं जो कि ग्लो क्रिएट करते हैं या फिर फ्लोरेसेंस पैटर्न लेकर आते हैं, ये आपके पास ओरिजिनेट होती हैं एट कैथोड। इसी वजह से हम इन ट्यूब्स को कैथोड रे ट्यूब्स कहते हैं। Now the ray can be detected by painting a material known as phosphor onto the far end of the tube beyond the anode। ठीक है, एनोड जो होता है उसके पीछे जो है आपके पास जो स्क्रीन सी होती है या जो फार एंड होता है ट्यूब का, वहां पे आप क्या करते हो, एक मटेरियल को पेंट करते हो जिसको हम फॉस्फोर्स कहते हैं। और वही जो आपका ये फॉस्फोर होता है, ये बेसिकली जब इसके ऊपर ये पार्टिकल्स फॉल करते हैं तो ये ग्लो शो करता है। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो रेज होती हैं ये डिटेक्ट हो पाती हैं। सो द फॉस्फोर स्पार्क और इमिट लाइट व्हेन इम्पैक्टेड बाय द कैथोड रे। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर जो आपका फॉस्फोर होता है, इसके ऊपर जैसे ही आपके पास ये जो कैथोड रेज है ये फॉल करती हैं, वैसे ही आपके पास ग्लो या फिर फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर पाते हो कि हाँ भाई अब जो है आपकी कैथोड रेज जो है वो इमिट हो रही हैं या आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रहे हैं फ्रॉम द कैथोड। ठीक हो गया। ये आप जो है ये इमेज देख सकते हैं, ये आपका पूरा एपरेटस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और इसको जो है आपने देखें हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज दिया हुआ है और जो आपका कैथोड है उसको आपने नेगेटिव वोल्टेज दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये आपका एनोड है जिसके बिल्कुल पीछे आपका ये देखें ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जैसे ही यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन जो है या बीम ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक करता है इस स्क्रीन को, तो वैसे ही आपके पास ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो आपका पूरा का पूरा चैम्बर है ये इवैक्यूएटेड होता है, ये पूरा का पूरा वैक्यूम चैम्बर होता है, इसमें एयर नहीं होती, इससे एयर को पंप आउट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये जो आपके पास बीम ऑफ पार्टिकल्स या बीम ऑफ लाइट जा रही है, दैट इज एक्चुअली कैथोड रे। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। ठीक है। अच्छा, और दूसरा आपका एनोड जो होता है, इसमें आप देख पा रहे हो कि एक आपके पास स्लिट सी है या फिर होल सा मौजूद है। ये इसलिए है ताकि जो आपके पास कैथोड रेज जो कि डिस्पर्स्ड फॉर्म में निकल रहे हैं वो यहाँ से एनोड से जब गुजरे तो वो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ फॉलो करें। ठीक है, चलें जी एक्सपेरिमेंट्स में फर्दर प्रोसीड करते हैं। टू टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, थॉमसन प्लेस्ड टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स अराउंड द कैथोड रे। आपके पास क्या था कि थॉमसन ने, चूंकि थॉमसन जो है पार्टिकल्स की जो है प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना चाहता था, स्टडी करना चाहता था, तो उसने क्या कर दिया, उसने आपके पास ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया ऑन ईदर साइड्स। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके प्लेट्स हैं। ये वाला है एक प्लेट आपका जिसके साथ पॉजिटिव लिखा गया है, और एक आपके पास ये वाला प्लेट है जिसके पास नेगेटिव लिखा गया है। ये जो प्लेट्स है आपके पास बेसिकली बाहर से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, एक को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। तो एक प्लेट जो आपके पास है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। अब बेसिकली यहाँ पे बेसिकली वो डिफ्लेक्शन देखना चाहता है थॉमसन कि आपके पास जब ये कैथोड रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे जो कि ये दो प्लेट्स जनरेट करेंगे, तो फिर ये हमारे पास किस तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं या फिर किधर से अवे डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द कैथोड रे वाज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज्ड electric plate and towards the positively charged plate. This indicated that the cathode ray was composed of negatively charged particles. आपके पास क्या था कि जब जो है इस बैटरी को ऑन कर दिया गया था और इसमें से कैथोड रे जो है वो पास हो रही थी, तो ये नोट किया गया कि जो आपके पास ये कैथोड रेज है ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ जो है क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, जहां से आपको ये पता चल गया कि आपकी ये जो कैथोड रेज हैं, जो ये आपके पास बीम ऑफ पार्टिकल है, ये बेसिकली आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, थॉमसन आल्सो प्लेस टू मैग्नेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्यूब एंड ऑब्जर्व दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिफ्लेक्टेड द कैथोड रे। तो उसने साथ, पहले तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी डिफ्लेक्शन देखी, फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी डिफ्लेक्शन देखी, इन कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन देखी। तो उसने देखा कि दोनों टाइम पे जो है हमारे पास ये कैथोड रेज जो है वो सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और इनको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो आपकी कैथोड रेज हैं ये आपके पास क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। Now, the result of these experiments helped Thomson determine the mass to charge ratio of cathode ray particles, which led to a fascinating discovery that the mass of each particle was much smaller than that of any known atom. आपके पास क्या है कि जो जे थॉमसन था, इसने बेसिकली क्या किया, इसने इस कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट यूज करते हुए इसने चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड किया था, ई बाय एम रेशो जिसको आप कहते हैं, वो भी इसने फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का।
जिसके बाद इसको ये पता चला कि ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और इमर्ज हो रहे हैं फ्रॉम दी कैथोड, ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल मास रखते हैं, इतना स्मॉल कि एक एटम का मास भी उसके सामने ज्यादा पड़ जाता है, यानी कि एटम का मास जो है वो इस पार्टिकल के मास से ज्यादा है, ये पार्टिकल इतना स्मॉल है। तो हमें यहाँ से ये चीज पता चली कि डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था या एटॉमिक मॉडल में कहा था कि आपके पास जो एटम है वो इंडिविजिबल है, वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं होता, एटम इटसेल्फ एक स्मॉल पार्टिकल है। ये चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड हो जाती है कि उससे भी स्मॉलर जो है पार्टिकल मौजूद है, जिसका नाम आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Now, Thomson repeated his experiment using different metals as electrode material and found that the properties of cathode ray remained constant no matter what cathode material they originated from. तो बेसिकली जाहिर सी बात है, वो एक जगह पे तो नहीं ठहरा कि सपोज उसने कॉपर का यूज कर लिया तो उसने उसके बाद कोई दूसरा मटेरियल यूज ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, थॉमसन ने कॉपर का पहले यूज किया, सपोज सपोज उसने पहले कॉपर का यूज किया, तो उसके बाद उसने गोल्ड का यूज किया, उसके बाद उसने सिल्वर का यूज किया। तो उसने चाहे जितने भी मटेरियल्स का जाके यूज किया है for this experiment in order to identify the properties of cathode ray, नो मैटर उसने कोई भी मटेरियल यूज किया हो, आपके पास जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है विच इज की डिफ्लेक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिफ्लेक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी मटेरियल को यूज करता था उसके पास यही सेम रिजल्ट आता था। ठीक है, जिसके बाद वो इस चीज पे कंप्लीटली श्योर हो गया कि वाकई में ये जो पार्टिकल्स हैं, जो ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है जो कि फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, ग्लो क्रिएट करता है, और आपके पास टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्शन शो करता है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और एटम जो है वो एटम और ये पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद है और एटम से स्मॉलर है। ठीक है, तो कंक्लूजन आपके पास क्या निकलता है इस पूरी की पूरी डिस्कवरी का, इस पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट का। सो फ्रॉम दिस एविडेंस थॉमसन मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। तो ये जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसमें से जिसने काफ़ी सारी जो है ऑब्जर्वेशंस ली, उनके अकॉर्डिंग इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि द कैथोड रे इज कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, आपके पास क्या था कि जो आपका थॉमसन था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपका जो कैथोड रे है वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, और उसमें जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसको उसने नाम कॉर्पस्कल्स का दिया। ठीक है, उस वक्त थॉमसन ने इसको जो है इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था, उसने इसको कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे और मुख्तलिफ जो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो इनको उसने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया। दूसरा, उसने ये बताया कि द पार्टिकल्स मस्ट एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ द एटम, कि आपका एटम जो है इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बल्कि उससे भी स्मॉलर पार्टिकल मौजूद है जिसको उसने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था। तो उसने कहा कि कॉर्पस्कल्स जो है ये एटम से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं और ये एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सिंस द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज ओनली 1/200 द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, तो उसने ये कहा था कि ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1/200 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉलर मास के हैं कंपेयर टू द एटम। ठीक है, फिर क्या है, दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड विद इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, और इसने ये चीज़ भी कंफर्म की कि आपके पास जो एटम है ये इनडिविजिबल नहीं है, ये अनकटेबल नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपके पास स्मॉलर पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम क्या है, कॉर्पस्कल है, और वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है और वो बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल है, और वो आपके पास क्या कहलाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है ऑफ द एटम। ठीक है, while controversial at first, Thomson's discovery were gradually accepted by scientists. स्टार्ट में जाहिर सी बात है उसको कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी। इनिशियली तो साइंटिस्ट्स ने बिलीव नहीं किया कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि थॉमसन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को जो है एक्सेप्ट कर लिया, इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एंड इवेंचुअली आपके पास जो ये कैथोड रे पार्टिकल्स थे जिनको आपके पास थॉमसन ने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था, इसको जो है एक मोर फेमिलियर नेम दे दिया गया जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नाम है, जिसके नाम से आज आप इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जानते हो। और ये इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो है इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जॉन स्टोनी ने दिया था। ठीक है, जी जॉन स्टोनी ने कब दिया था, 1891 में दिया था। Now, it was Irish physicist George Francis who suggested in 1897 that the term be applied to Thomson's कॉर्पस्कल्स। ठीक है, आपके पास क्या था कि जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नाम जी जे स्टोनी ने दिया था, ये उसने इसको क्या किया था, सजेस्ट किया था कि आप कैथोड रे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दो। और जो आपके पास आयरिश फिजिस्ट जॉर्ज फ्रांसिस था, इसने 1897 में इस नेम को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था
कि आप इन कॉर्पस्कल्स की जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था वो 1897 में डिस्कवर हुआ था, क्योंकि इसका नाम जो है वो फाइनलाइज 1897 में इलेक्ट्रॉन हुआ था। ठीक है। वैसे तो डिस्कवरी इसकी हो गई थी 1891 से पहले तक हो गई थी, लेकिन ये था कि इसको नाम जो है वो 1897 में इलेक्ट्रॉन का दिया गया था। तो इसीलिए जो है इसकी डिस्कवरी को हम कहते हैं कि इसकी डिस्कवरी जो है वो 1897 को हुई थी, क्योंकि उससे पहले जो इसका नाम था वो कॉर्पस्कल्स था। ठीक है। और कॉर्पस्कल्स से पहले भी जो इसका नाम था दैट वाज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अब क्या है, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिसप्रूव दैट part of Dalton's atomic theory that assumed atoms were indivisible. In order to account for the existence of electrons, an entirely new atomic model was needed. अब आपके पास क्या था कि जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया था, तो आपके पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था वो कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दिया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब आपके पास जो है एक और सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुका है जो कि आपके एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या चाहिए था, एक नया मॉडल चाहिए था, ताकि अब इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को भी आप जो है एटम के अंदर बता सको कि इलेक्ट्रॉन आपके पास एटम के अंदर किस तरह से मौजूद है, क्या उसका मोशन है, क्या उसकी का स्ट्रक्चर है, एटम का अब नया स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इसके लिए आपको चाहिए था एक नया एटॉमिक मॉडल। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कि इस टॉपिक से रेलेवेंट आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये किया जा सकता है कि व्हाट आर कैथोड रे ट्यूब्स मेड ऑफ, कि आपके जो कैथोड रे ट्यूब्स है वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो आपका कैथोड होता है, ये जो या फिर इमिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली आपके जो कैथोड्स होते हैं आपके पास बने हुए होते हैं सीजियम अलॉय से। ठीक है। अब सीजियम अलॉय से इनको क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जितने भी आपके पास बहुत सारे जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब सिस्टम्स हैं, उनमें जो सीज़ियम होता है उसको एज़ अ कैथोड इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो आपका सीज़ियम होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली रिलीज़ करता है, यानी क्विकली रिलीज़ करता है जब वो हीट हो जाए या फिर वो लाइट से हिट हो। ठीक है। तो सीज़ियम चूँकि आपको क्विक रिएक्शन देता है, क्विक आपका प्रोसेस क्विक कर देता है, क्विकली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, इसलिए आप सीज़ियम को कैथोड रेज़ की ट्यूब्स में यूज़ करते हो या कैथोड्स के तौर पे यूज़ करते हो इन द कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड अ कैथोड रे ट्यूब, आप कैथोड रे ट्यूब को कहाँ फाइंड कर सकते हो। सो कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स। आपके पास जो कैथोड रेज होते हैं वो आपके पास बेसिकली क्या होती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब्स में जनरेट होते हैं। जब आपके कैथोड जो है उसको आप किसी हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हो, तो जो आपका कैथोड होता है वो आपके पास क्या करता है, रेज को या बीम ऑफ पार्टिकल्स को इमिट करता है, जो कि आपके पास कैथोड रेज कहलाती हैं। इफ एन evacuated glass tube is fitted with two electrodes and a voltage is applied, it is observed that the glass opposite the negative electrode glows from the electrons emitted from the cathode। ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि वेयर कैन यू फाइंड अ कैथोड रे। ठीक है। तो कैथोड रे आप जाहिर सी बात है कैथोड रे ट्यूब में देख सकते हो, जहाँ पे आपके पास कैथोड रेज जो है वो कैथोड से इमिट होती हैं, और आपके पास जो आपका कैथोड रे के ऑपोजिट की जो ग्लास होती है, ऑपोजिट एंड होता है आपकी ग्लास ट्यूब का, वहाँ पे जाके जब ये नेगेटिव चार्जेस जो है हिट होती हैं तो आपके पास एक ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर आपके पास आता है हाउ डिड जे जे थॉमसन फाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप यही एक्सपेरिमेंट डिस्कस करोगे कि किस तरह से जे जे थॉमसन ने जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली 1897 में जे जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय प्लेइंग विद अ ट्यूब दैट वाज क्रूक्स और कैथोड रे। ठीक है। सिंपली जो है कैथोड रे ट्यूब जो है उसका इस्तेमाल करते हुए जे जे थॉमसन ने आज जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। कैसे उसने डिस्कवर किया था, यही कि उसने जो है अपने आपकी जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड है और जो एनोड है, उसको उसने हाई वोल्टेज बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया था। एंड उसने देखा कि आपके पास जो कैथोड था वो कुछ बीम ऑफ पार्टिकल्स को इमिट कर रहा था, जो कि आपके पास जो ऑपोजिट एंड था जिसको आपने फॉस्फोर किया हुआ था, जो आपका ट्यूब का जो ऑपोजिट एंड था उसको आपने फॉस्फोर किया से पेंट किया था, जो कि आपके पास एज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक्ट कर रही थी। तो जैसे ही ये जो आपके पास बीम ऑफ पार्टिकल वहाँ पे हिट हो रही थी, जो कि कैथोड से ओरिजिनेट कर रही थी, वो आपके पास क्या शो कर रही थी, ग्लो शो कर रही थी। एंड देन उसने ये किस तरह पता लगाया कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ज़ाहिर सी बात है उसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसकी डिफ्लेक्शन को नोट किया, एंड इस तरह से जो है जे जे थॉमसन ने आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो सिंपली आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड जे जे थॉमसन फाइंड द इलेक्ट्रॉन, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो आपके पास जे जे थॉमसन ने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इससे आपको कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पता चला था। एक तो आपको ये पता चला है कि जो आपके कैथोड रेज क्या है वो आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। So they are formed
फाउंड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब वाया द नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। यानी कि जो आपकी कैथोड रेज क्या है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज, वो कैथोड में प्रोड्यूस होते हैं, कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव जो आपके पास चार्जेस होती हैं वो टुवर्ड्स पॉजिटिव अट्रैक्ट होती हैं। नाउ दे जर्नी स्ट्रेट एंड कास्ट शार्प शेडोज, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है ऑब्जर्वेशन आई थी कैथोड के बारे में, ये भी उनकी प्रॉपर्टीज में शामिल है कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और दूसरा क्या है कि ये शार्प शेडोज कास्ट करते हैं, दे हैव गॉट स्ट्रेंथ एंड दे कैन डू द जॉब, ठीक है। आपके पास क्या है, ये काफ़ी इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास स्ट्रेंथ वाले पावरफुल रेज होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ब्लॉक देम एंड दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनमें से ये डिफ्लेक्ट होते हैं, और वहाँ पे ये लोग अपनी जो नेगेटिव चार्ज वाली प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द कैथोड रेज। तो आपके पास क्या कहते हैं, स्टडीज ऑफ कैथोड रे बिगेन इन 1854 व्हेन द वैक्यूम ट्यूब वाज इम्प्रूव्ड बाय हेनरिक गीसलर, a glass blower and technical assistant to German physicist Julius Plucker. In 1858, Plucker discovered cathode rays by sealing two electrodes inside the tube, evacuating the air and forcing it between the electrodes electric current. तो आपके पास सिंपली जो कैथोड रेज थे या जो कैथोड रे ट्यूब्स थे, ये आपके पास किसने डिस्कवर की इन्वेंट किए थे, ये आपके पास प्लकर ने इन्वेंट किए थे 1858 में, ठीक है। फिर आपके पास क्या कहते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आप कौन से गैस का यूज करते हो। फॉर बेटर रिजल्ट्स इन कैथोड रे experiments, cathode ray tube experiments, an evacuated low pressure tube is filled with hydrogen gas, that is the lightest gas, may be the lightest element on ionization, giving the maximum charge value to mass ratio 1.76 10 power 11 coulombs per kg। तो आपके पास क्या होता है कि आप हाइड्रोजन गैस को यूज करते हो लो प्रेशर पे, ठीक है। पहले आप अपने चैम्बर को क्या कर देते हो, जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है या आपका जो चैम्बर होता है उसको आप क्या कर देते हो, एवैक्यूएट कर देते हो लो प्रेशर पे, और फिर उसके बाद आपको उसको हाइड्रोजन गैस से आप उसको फिल कर देते हो, जो कि आपको आयनाइजेशन प्रॉपर्टी देता है और आपको चार्ज टू मास रेशियो ऑफ 1.76 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी देता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कैथोड रे, आपका जो कैथोड रे है उसका कलर क्या है। तो उसके जो कलर्स आते हैं वो देख लेते, कहते हैं मल्टी कलर इमेज देता है। सो कैथोड रे ट्यूब अ वैक्यूम ट्यूब विच प्रोड्यूसेस इमेजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक इट्स फॉस्फोरेसेंट सरफेस। CRTs कैन बी मोनोक्रोम, ये मोनोक्रोम हो सकता है यानी कि कोई एक कलर दे सकता है, या फिर और कलर्ड, यूजुअली three electron guns to produce red, green and blue images that render a multicolored image when combined, ठीक है। तो या तो आपके पास ये एक मोनोक्रोमेटिक इमेज दे सकता है जिसका सिर्फ एक ही कलर होगा, ठीक है, या फिर आपको ये एक मल्टी कलर्ड इमेज दे सकता है जिसमें आपके पास रेड ग्रीन ब्लू इमेजेस एक साथ जो है वो आएंगी, ठीक है। हाउ कैथोड रेज आर फाउंड, कैथोड रेज कैसे बनती हैं। So cathode rays come from the cathode because the cathode is charged negatively, so these rays strike and ionize the gas sample inside the container. The electrons that were ejected from gas ionization travel to the anode. These rays are electrons that are usually produced from the gas ionization inside the tube. तो simply आपके पास कैथोड रेज की फॉर्मेशन कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपकी कैथोड होता है, ठीक है, जो आपका कैथोड होता है वहां से आपके पास ये रेज ओरिजिनेट करती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो ये किस तरफ जाती हैं, ये आपके पास टुवर्ड्स एनोड जाती हैं। और ये जैसे ही आपके पास जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसके अंदर आपने गैस फिल की हुई थी, जैसे कि अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आप ज़्यादातर इसको हाइड्रोजन गैस के साथ फिल करते हैं क्योंकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो सपोज आपने हाइड्रोजन गैस के साथ इसको फिल किया हुआ है, तो ये जब आपके कैथोड रेज ट्रेवल करेंगे थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब तो वहाँ पे आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, एंड उसी की वजह से आपका जो ये ग्लो होता है ये आयनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, एंड आपके पास क्या हो जाते हैं, कैथोड रेज जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर कैथोड रेज मेड ऑफ, आपके कैथोड रेज किस चीज से बने हुए होते हैं, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए होते हैं, प्रीवियसली अननोन विच वाज लेटर नेम्ड इलेक्ट्रॉन, जिनको हम आज इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। टू रेंडर एन इमेज ऑन अ स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब्स यूज अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स। लास्ट आपके टू क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास कितना चार्ज होता है। तो आपके पास उसके ऊपर 1.6 10 पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। यही सेम चार्ज आपके प्रोटॉन पे भी होता है, और आपका न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है कि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। फिर कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशो फाइंड किया गया था, चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया गया था,
वो आपके पास जो कि जे जे थॉमसन ने फाइंड किया था वो क्या था, तो वो आपके पास है 1.788 10 पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है और ई बाय एम रेशो क्या है, जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला था कि जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था वो कंप्लीटली रॉन्ग था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एटम जो था वो इंडिविजिबल था, अनकटेबल था, जबकि इन रियलिटी आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सो आपका एटम जो है इट इज नॉट इनडिविजिबल बट इट इज डिविजिबल इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स। दस हमने क्या कर दिया था, हमने जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था, कंप्लीटली उसको डिनाई कर दिया था। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका एक एटॉमिक मॉडल कंप्लीटली आपने रिजेक्ट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है, तो आपको एक नए एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत थी, क्योंकि आपके पास अब क्या है, अब आपके पास फर्दर जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिस्कवरी हुई है आपके एटम की। फिर क्या हुआ, आपको चाहिए था एक नया एटॉमिक मॉडल, जो कि आपके पास जे जे थॉमसन ने आपके लिए प्रेजेंट किया, विच वाज द प्लंक पुडिंग एटॉमिक मॉडल और जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अब आते हैं हम इस मॉडल की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे पास सबसे पहले थॉमसन ने ये कहा था कि आपका जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज रखता है, यानी कि जो एटम है इसके अंदर आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज सोर्स है वो भी मौजूद है, जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और एज अ होल आपका एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके पास थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो आपके एटम्स हैं वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि सूप ऑफ डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको ये लोग प्लम पुडिंग मॉडल का नाम देते हैं, जो कि आपकी एक फेमस या पॉपुलर इंग्लिश डेजर्ट से है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपकी प्लम पुडिंग है। ठीक है, इसमें जो ये आपके पास ये ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, ये एक्चुअली आपके प्लम्स हैं, जो कि एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट कर रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ ये ब्राउन आपका मैटर है, दिस इज एक्चुअली यूर पुडिंग। ठीक है, जो कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सोर्स है, जिसकी आप क्लियर पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी उसकी क्लियर पिक्चर हो गई, जहाँ पे आपके पास ये आपके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ये ब्लू ब्लू कलर के सर्कल से आपको शो किए जा रहे हैं, जो कि आपके इस ब्राउन कलर के पॉजिटिवली चार्ज मैटर में क्या है, डिफ्यूज्ड है, फ्लोट कर रहे हैं, एम्बेडेड है। ठीक है, अब आते हैं जरा, हम इसके इंट्रोडक्शन हो गया है, तो अब आते हैं जरा इसके पोस्टुलेट्स की तरफ। जाहिर सी बात है, हर एक एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स भी होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं, जिसमें आपके पास जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में दो ही अजम्पशंस है या पोस्टुलेट्स है। एक आपके पास इसका पोस्टुलेट ये है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, यानी कि आपके पास क्या है, एक एटम है आपके पास, जिसमें आपके पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जैसे कि अगर मैं इस स्फीयर को कंसीडर करूं, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर ये जो आप डॉट्स देख रहे हो, ये बेसिकली आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इस स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है। इसी तरह क्या कहते हैं कि एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो आपका एटम है इसके अंदर आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो मौजूद है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड के, जाहिर सी बात है इनके ऑपोजिट साइंस है, तो एज अ होल आपका एटम जो है वो न्यूट्रल आ जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाता है। तो जे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की ये आपके पास दो पोस्टुलेट्स है, अकॉर्डिंग टू विच एक पोस्टुलेट आपको ये कहती है कि जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट पोस्टुलेट है, और दूसरा आपको पोस्टुलेट कहता है कि आपका एटम जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि एटम खुद जो है क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जिस पोस्टुलेट को आगे जाके रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी वजह से आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ओके जी, तो हमने इंट्रोडक्शन भी इस मॉडल का डिस्कस कर लिया है, और हमने इसके पोस्टुलेट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि क्या हम इस मॉडल की समझ आ गई है, क्या हम अपने सराउंडिंग्स में कोई और ऐसी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं जो कि थॉमसन के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकता हो। तो जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रही हूँ, अगर आपके जहन में कोई एग्जांपल ऐसी आती है कि जो जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहला आंसर देखते हैं हमारा, वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं जो कि थॉमसन रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास से एक मॉडल है जो कि आपके पास हंतारो नगाओकास प्लेनेटरी मॉडल है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके पास रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेनेट लाइक द रिंग्स अराउंड द सैटर्न। ठीक है, जिस तरह से आपके पास रिंग्स जो है वो सैटर्न के अराउंड मौजूद है, इसी तरह आपके पास क्या हो सकता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज मैटर के अराउंड क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर सैटर्न की रिंग्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है, अब ये तो जो आपके पास ये एक्सप्लेनेशन हो रही है, जो प्लेनेटरी मॉडल आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो आपके पास वो जो आगे जाके आपके पास रदरफोर्ड एंड नील बोहर देगा मॉडल, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास रिंग्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो आपका
सैटर्न हो गया आपका जो प्लेनेट है, दैट इज एक्चुअली द पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर, जिसके अराउंड आपके पास रिंग्स जो है वो मौजूद है। वेयर एज अगर मैं प्लम पुडिंग मॉडल की बात करूं तो ये अगर आप देखें, इन रिंग्स में आपके पास रॉक्स मौजूद है, ठीक है। तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो आपका रिंग है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज मैटर हो गया, और जो आपके रॉक्स है वो एज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करें जो कि इन रिंग्स के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है प्लम पुडिंग मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो रिंग्स अराउंड दी सेट्रन के, मतलब जो आपकी रिंग्स है उनको एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम वाटरमेलन की ले सकते हैं, विच इज क्वाइट फेमस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के। आपके पास क्या होता है कि अक्सर यही एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप वाटरमेलन को देखें तो उसमें आपके पास एक रेड पार्ट होता है, एक आपके पास सीड्स का पार्ट होता है। तो जो आपका रेड पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली योर पॉजिटिवली चार्ज मैटर, एंड जो सीड्स है दीज आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिवली चार्ज मैटर। तो वाटरमेलन जो है दैट इज क्वाइट फेमस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर, which is related to the plum pudding model of J. J. Thomson, ठीक है, which is the best example as well, ठीक है, other than plum pudding। तो ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट चेक। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसी एग्जांपल्स आती हैं जो कि जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करता है तो काइंडली शेयर देम विद मी इन द कमेंट सेक्शन। लिमिटेशंस की तरफ आते हैं, जाहिर सी बात है पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे मॉडल को, पोस्टुलेट्स दोगे, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दोगे, एंड देन आप उसकी लिमिटेशंस भी बताओगे अगर उस मॉडल की लिमिटेशंस है तो आपके पास क्या है, जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल चूंकि आगे जाके रिजेक्ट कर दिया गया था तो जाहिर सी बात है कुछ लिमिटेशंस की बाइस ही इसको रिजेक्ट किया गया था, जिसमें सबसे पहले लिमिटेशन ये आती है कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बिकॉज his model of atom failed to explain how a positive charge holds the negative charged electrons in an atom. Therefore, this theory also failed to account for the position of the nucleus in an atom, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपके पास एटॉमिक मॉडल था इसमें आपको ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज मैटर मौजूद है जो कि नेगेटिव चार्जेस को कैरी कर रहा है, लेकिन वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से कैरी कर पा रहा है, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आल्सो वो हमारे पास न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में बात नहीं कर सका कि न्यूक्लियस आपके पास एटम के अंदर कहाँ मौजूद है, जिसको आगे जाके रदरफोर्ड ने फिर डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास थॉमसन मॉडल जो है वो फेल हो गया था टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल, ठीक है, कि आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से मेटल फॉइल से स्कैटर होते हैं, इस चीज को भी थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा हमारे पास नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, जो जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल है इसके रेलेवेंट, इसके सपोर्ट में कोई आपके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। गिवन व्हाट वी नो नाउ अबाउट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स दिस मॉडल माइट साउंड अ लिटिल फार फेच, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल है ये आपके पास काफी ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही जो है दूर की बात हो, क्योंकि आपके पास जो आजकल का एटम का स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास क्या होता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके पास प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और एक न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वेरएज जे जे थॉमसन तो आपके पास कुछ और ही कह रहा था कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज मैटर मौजूद है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये काफी फार फेच्ड मॉडल था। लकीली साइंटिस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंक्लूडिंग टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, एंड लेटर ऑन जब साइंटिस्ट को पता चला कि मॉडल कुछ इस तरह से नहीं है बल्कि इस तरह से है कि आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जरा आते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ कि इस मॉडल से रेलेवेंट आपसे क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि विच मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन्स द एटम्स न्यूट्रलिटी। तो ऑफ कोर्स आपके पास जे जे थॉमसन ने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि आपके पास जो एटम है वो एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, और जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, ऑपोजिट साइंस है बट इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आपके पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, एंड एज अ होल आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाता है। तो आपके पास सबसे पहले जो मॉडल आपको बेस्ट ये चीज एक्सप्लेन करके देता है दैट इज जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बट ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा था, इसीलिए से मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया था। What was missing from Thomson's atomic model? His model lacked a nucleus, protons and neutrons। जाहिर सी बात है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस मॉडल ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके मॉडल में जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज मैटर तो है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसमें न्यूक्लियस मिसिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, तो इसी वजह से इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये मॉडल आपके पास 1911 को प्रेजेंट किया था रदरफोर्ड ने बाय परफॉर्मिंग हिज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर करके दिया था, इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द एटम। जो आपके पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड था ये बेसिकली न्यूजीलैंड से था और इसका मोस्ट ऑफ द करियर जो है वो इंग्लैंड एंड कनाडा में गुजरा है।
रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया था कि इसने आपके पास थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था ऑन द थिन शीट ऑफ प्योर गोल्ड। जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, और ये आपके पास वेरियस रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस में इमिट होते हैं। अब आपके पास क्या था कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो एक सैंपल ऑफ रेडियम लिया, जो कि बेसिकली आपके पास एक रेडियो एक्टिव मेटल है, और उसको इसने प्लेस कर दिया था इनसाइड अ लेड बॉक्स। और उस लेड बॉक्स में इसने क्या कर दिया था, एक स्मॉल पिन होल कर दिया था। अब क्या हो रहा था कि जब आपके पास रेडियम रेडिएशंस को इमिट कर रहा था तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस वर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द लेड, लेकिन वो जो आपके पास थिन स्मॉल पिन होल था उसमें से आपके पास थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एस्केप कर रहे थे और वो आपके पास डायरेक्टेड थे ऑन द गोल्ड फॉयल। यानी कि इस स्मॉल पिन होल में से आपके पास अल्फा पार्टिकल्स एस्केप कर रहे थे और जाके गोल्ड फॉयल के ऊपर उनकी बम्बार्डमेंट हो रही थी। एंड इस तरह से आपके पास रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसके अलावा इसने गोल्ड फॉयल को सराउंड किया था बाय अ डिटेक्टर स्क्रीन, जो कि आपके पास फ्लैशेस प्रोड्यूस करता था जैसी उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स हिट होती थी। तो ये तो हो गया आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा जी, अब अक्सर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल का ही यूज क्यों किया, उस वो इसके अलावा किसी और चीज का यूज क्यों नहीं कर रहा था, किसी आम से सस्ते से मेटल का यूज कर लेता, निकल का यूज कर लेता। उसने अपने इतने ज्यादा पैसे क्यों जाया किए गोल्ड फॉयल को यूज करने पे। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। सबसे पहला तो आपने ये जवाब देना है कि आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत लो होती है। अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पेपर तक की पेनिट्रेशन पावर रखते हैं, यानी कि वो एक पेपर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसके आगे वो किसी थिक मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। दूसरा, आपके पास जो गोल्ड फॉयल है वो काफी मेलिएबल होता है, ठीक है, यानी कि इसको आप एक्सट्रीमली थिन शीट्स में हैमर कर सकते हो, इतनी थिन कि उसका विड्थ जो है वो 0.0004 सेंटीमीटर तक हो जाए, जो कि आपके पास बेसिकली फ्यू हंड्रेड एटम्स थिक होता है। तो ये काफी थिन है, ठीक है, काफी थिन शीट्स में आपके पास गोल्ड जो है वो हैमर किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास थिन शीट आ गई है तो उसको आपके पास अब अल्फा पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास रदरफोर्ड ने थोड़े से पैसे जाया किए और उसने क्या किया, गोल्ड फॉयल का यूज किया रादर देन यूजिंग सम अदर मेटल जो कि आपके पास थिक हो, ठीक है। तो सिंपली आपके पास अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर कम है और जो गोल्ड है वो आपके पास थिन शीट्स में आप उसको हैमर कर सकते हो, इसलिए आपके पास रदरफोर्ड ने किस चीज का यूज किया, गोल्ड का यूज किया। अब यहाँ पर आप ये एपरेटस देख पा रहे हैं, ये आपका एपरेटस है इस एक्सपेरिमेंट का। इसमें क्या है, ये आपका एक लेड बॉक्स हो गया, ये जो आप यहाँ पर एक ग्रीन डॉट देख रहे हैं ये आपका रेडियम है जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। अब इसने देखिए क्या किया है कि इस रेडियम को इसने कंप्लीटली सराउंड कर दिया है, कंप्लीटली पैक्ड कर दिया है, कन्फाइंड कर दिया है इन द लेड बॉक्स, एक्सेप्ट फॉर इसने यहाँ पर एक स्मॉल पिन होल छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपके अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वो एस्केप कर पा रहे हैं और सीधे जाके किधर लग रहे हैं, आपके गोल्ड फॉयल पर लग रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर थिन गोल्ड फॉयल एंड दिस ग्रीन लाइन इज शोइंग योर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब देखें, जैसे ही आपके पास अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके पास क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए पेनिट्रेट कर जाते हैं गोल्ड फॉयल को और आपकी डिटेक्टर स्क्रीन पे लग जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके पास क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या स्कैटर हो रहे हैं, और कुछ आप देख पा रहे हो लार्ज एंगल्स के साथ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसने ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस ली और इस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इसने अपनी कुछ कंक्लूजन्स निकाली एंड एट द एंड हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हो गया। ये जो आप देख पा रहे हो, जो चीज़ आपके गोल्ड फॉयल को सराउंड कर रही है, दिस इज योर डिटेक्टर स्क्रीन, जो कि आपके पास ल्यूमिनेसेंट स्क्रीन कहलाती है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है जब वो इनको हिट करती है। और किस तरह डिटेक्ट करती है कि चूंकि ये एक लुमिनेसेंट स्क्रीन है तो ये आपके पास बेसिकली फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है जब आपके पास अल्फा पार्टिकल्स इसको स्ट्राइक करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एपरेटस है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। सिंपली आपके पास एक लेड बॉक्स है जिसके अंदर एक रेडियम का सैंपल पड़ा हुआ है जो कि आपके पास अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट करे। ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ एक स्मॉल पिन होल से निकल कर सीधे गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करते हैं। गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करने के बाद कुछ आपके पास स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ लार्ज एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ आपके पास स्ट्रेट लाइन में पास कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं गोल्ड फॉयल को। और ये सारी चीजें आपके पास जो एंगल्स में डिफ्लेक्शन आपको शो हो रही है, ये सारी चीजें आपको डिटेक्ट हो रही है थ्रू दिस डिटेक्टर स्क्रीन विच इज सराउंडिंग द गोल्ड फॉयल। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड अटोमिक मॉडल से रेलिवेंट जो आपका एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, उसका एपरेटस भी हो गया और उसका प्रोसीजर भी हमने देख लिया।
ओके जी, अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ कि आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपके पास, हमें पता है, हमने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि आपके पास जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम क्या है, स्प्रेड आउट है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक सूप है, जिसमें आपके पास आपके नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या था, इसी चीज को सामने रखते हुए रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्शन निकाली थी। अभी बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट उसने ये प्रेडिक्शन निकाली कि आपके पास जो ज्यादातर आपके अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो स्ट्रेट पास कर जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे आपके अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर जाएंगे थ्रू द गोल्ड फॉयल, क्योंकि इनके ऊपर जो आपके पास ये स्प्रेड आउट पॉजिटिव चार्ज है, इसका इफेक्ट काफी कमजोर होगा, वीक होगा, जिसकी वजह से आपके जो मैसिव एंड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगे और उनकी पाथ अनइफेक्टेड रहेगी। वेर एज जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने ये चीज देखी कि सही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिड पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, बट हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। A few alpha particles, about 1 in 20,000, were deflected more than 90 डिग्री from their path, ठीक है। सो ये काफी लार्ज डिफ्लेक्शन है कि वो 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। यानी कि कोई ऐसी चीज हमारे पास एटम के अंदर मौजूद है जिसके जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या करें, डिफ्लेक्ट करें, उनको स्कैटर करें, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाली तो उसने क्या कहा, उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि इट वॉज क्वाइट द मोस्ट इनक्रेडिबल इवेंट दैट हैड एवर हैपन टू मी इन माई लाइफ। It was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back and hit you. कहते हैं कि रदरफोर्ड कहते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरह का था कि आपने 15 इंच का शेल लिया और उसको आपने टिश्यू पेपर पे फेंका और वो वापस आपकी तरफ आया और आपको उसने हिट किया, ठीक है। सो ऑफ कोर्स टिश्यू पेपर आपके पास एक काफी कमजोर सी चीज है, उसके ऊपर अगर आप 15 इंच का शेल फेंकेंगे तो वो आपकी तरफ थोड़ी ना आएगा, वो तो सीधे गुजर जाएगा। जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल ने आपसे कहा है कि आपके पास क्या है, एक वीक सूप है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का, जिसमें से मैसिव एंड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास कर जाएंगे। लेकिन जब रदरफोर्ड ने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसी चीज को सामने रखते हुए उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज सूप आपका मौजूद है उससे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसने इस वक्त तक न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं किया था। उसको यही लग रहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का सूप है उसमें से जो है स्ट्रेट पाथ फॉलो करने के बजाय आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी एस्टॉनिशिंग थी, काफ़ी हैरान कर देने वाली थी रदरफोर्ड के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये वही वाली बात हुई कि आपने 15 इंच शेल या 15 इंच की बुलेट ली और उसको आपने टिश्यू पेपर के ऊपर फायर किया और वो आपके ऊपर वापस आके गिर गई, ठीक है। यहाँ पे आप टिश्यू पेपर कह सकते हो, आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सूप है, और जो आपकी 15 इंच की शेल है दैट इज़ योर अल्फा पार्टिकल्स। और यहाँ पे आप इसको ज़रा मॉडल की फॉर्म में देख सकते हो, एक पिक्चर की फॉर्म में देख सकते हो कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे पास कर जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का सूप है, वो आपके पास इनके पाथ के ऊपर, जो आपके पास मैसिव एंड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है, इनके पाथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। जबकि रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तो कुछ और ही कह रहे थे कि आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से रदरफोर्ड के जहन में ये चीज आई कि हो सकता है कि एटम के अंदर आपके पास कोई एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि सेंटर में है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन अल्फा पार्टिकल्स से ज्यादा है, और इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्कैटर कर रहे हैं विद लार्ज एंगल्स एंड स्मॉल एंगल्स। तो इसी चीज को इसने अपनी ऑब्जर्वेशंस की शक्ल में प्रेजेंट किया। वो किस तरह की थी, अच्छा, जो आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसको आप न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हो। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इस मॉडल के थ्रू। तो ऑब्जर्वेशंस में आप क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग कंक्लूजंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी लोकलाइज्ड ओवर अ वेरी टाइनी वॉल्यूम ऑफ द एटम which also contains most of the atom's mass. This explained how a very small fraction of the alpha particles were deflected drastically, presumably due to the rare collisions with a gold nucleus, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या है, रदरफोर्ड कह रहा है कि आपके पास लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज मौजूद है आपके पास एटम के अंदर, जो कि टाइनी वॉल्यूम में मौजूद है, यानी कि एटम का छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा वॉल्यूम अगर आप ले लो ना, उसमें आपके पास एक लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसको ऑफ कोर्स इसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। और ये भी उसने ये कहा था कि इस टाइनी वॉल्यूम में एटम का ज्यादातर जो मास है वो मौजूद है, ठीक है। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें मैक्सिमम जो आपके एटम का मास है वो आपके न्यूक्लियस में मौजूद है, ठीक है।
इसी वजह से आपके जो अल्फा पार्टिकल्स है, इसी सेंट्रल पार्ट की वजह से, इसी लोकलाइज्ड पार्ट की वजह से ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपके अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ड्रास्टिकली, ठीक है। यानी कि वो गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करें और फिर डिफरेंट एंगल्स पे वो स्कैटर हो रहे हैं। Since most of the alpha particles passed straight through the gold foil, the atom must be made up of mostly empty space. दूसरा उसने ये assumptions दी, ये ऑब्जर्वेशन दी कि आपके पास ज्यादातर जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर गए थे। तो इसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि आपके एटम में ज्यादातर जो स्पेस मौजूद है वो एम्प्टी है, ठीक है। सो इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और वो क्या थे, जिनको हम पोस्टुलेट्स भी इसके कह सकते हैं, वो ये थे कि द पॉजिटिव चार्ज इन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम, ही कॉल्ड दिस रीजन ऑफ द एटम एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, आपके पास क्या कहा रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम है वो आपके पास एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर कंसंट्रेटेड है इन द एटम, और उस स्मॉल वॉल्यूम को हम नाम देंगे न्यूक्लियस का, ठीक है। फिर रदरफोर्ड्स मॉडल प्रपोज दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एटम का, इसको आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो सराउंड कर रहे हैं। ही आल्सो क्लेम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड इट विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स। ही नेम्ड दीज सर्कुलर पाथ्स एज ऑर्बिट्स, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ये भी कहा कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ सराउंड नहीं कर रहे, बल्कि ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स, और इन सर्कुलर पाथ्स को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का नाम दिया। Now, electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positively charged particles are held together by a strong electrostatic force of attraction. और दूसरा हमारे पास रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है और जो आपका न्यूक्लियस है, ये एक दूसरे के साथ बाउंड है, एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर है बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में भी रदरफोर्ड ने बात की थी। Okay, G, let's discuss some of the limitations of Rutherford atomic model. Although the Rutherford atomic model was based on experimental observations, it failed to explain certain things. Like Rutherford proposed that the electrons revolve around the nucleus in fixed paths called orbits. According to Maxwell, accelerated charged particles emit electromagnetic radiations, and hence electron revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiations. These radiations would carry energy from the motion of the electron, which would come at the cost of shrinking of orbits. Ultimately, the electrons would collapse in the nucleus. बेसिकली आपके पास रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स्ड पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब आपके पास चार्जेस जो है वो एक्सेलरेट करते हैं तो वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। हेंस आपका इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को इमिट करेगा, और जब वो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती रहेगी, डेसिपेट करती जाएगी, और एट द एंड आपके पास क्या हो जाएगा कि ऑर्बिट्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगी, और अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलैप्स करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, ठीक है। इसको आगे जाके फिर बोहर ने करेक्ट किया था, और उसने कहा था कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो तब वो ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ना इमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का दिल चाहता है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी हायर ऑर्बिट में चला जाए, तो फिर वो क्या करता है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसका दिल चाहता है कि वो हायर ऑर्बिट से वापस अपने लोअर ऑर्बिट पे आ जाए, अपना जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है उस पे आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक चीज इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, लोअर एनर्जी वाली फॉर्म की तरफ जाती है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट कर देगा। तो इस डिस्क्रिपेंसी को बोहर ने ओवरकम किया था। आल्सो रदरफोर्ड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। द रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद मैक्सवेल्स थ्योरी एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो मैक्सवेल थ्योरी के साथ अकॉर्डेंस में नहीं था, और वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि जो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁸ सेकंड से कम टाइम में न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, विच मीन्स दैट के जो आपका एटम है वो स्टेबल नहीं है। जाहिर सी बात है जब वो कोलैप्स कर रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट स्टेबल, इट इज ईदर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस और इट इज इमिटिंग द रेडिएशंस, ठीक है। तो वो किसी अनबैलेंस स्टेट में मौजूद है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है आपका रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
इसके अलावा आपकी लिमिटेशन ये आती है कि वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वाज आल्सो दैट ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम व्हिच मेड हिज थ्योरी इनकम्प्लीट। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एटम में किस तरह से होती है इस चीज को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी इनकम्प्लीट रह गई थी और इसमें डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी। Although the early atomic models were inaccurate and failed to explain certain experimental results, they formed the base for future developments in the world of the quantum mechanics. आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, डाल्टन एटॉमिक मॉडल में, जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, जितने भी अभी तक हमने मॉडल्स देखे हैं उन सब में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं, कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। सही है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में कोई इनएक्यूरेसी आ रही है, लिमिटेशंस आ रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, लेकिन यही एटॉमिक मॉडल्स चूंकि बार बार इनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा था, बार बार इन डिस्क्रिपेंसीज को ओवरकम करने के लिए नए मॉडल्स प्रेजेंट किए जा रहे थे, तो इन्होंने आपके पास फ्यूचर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इनके लिए इन्होंने एक्चुअली क्या बनाया था, बेस बना दिया था। अगर इनके ऊपर कोई रिसर्च ही ना करता तो जाहिर सी बात है कि अब हम एटम के जो स्ट्रक्चर को आज हम स्टडी करते हैं उसको हम कभी स्टडी नहीं कर पाते। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ कि इस मॉडल से रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की स्पेशलिटी क्या है, ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताता है। तो रदरफोर्ड जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइन करके दी थी इन एन एटम। उसने ये कहा था कि आपका एटम जो है उसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम न्यूक्लियस है, और इसमें आपके एटम का मोस्ट ऑफ द मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। Then, what is Rutherford's atomic model? Rutherford proposed the atomic structure of elements. He explained that a positively charged particle is present inside the atom and most of the mass of the atom is concentrated over there. He also stated that the negatively charged particles rotate or revolve around the nucleus and there is an electrostatic force of attraction between them. ठीक है, आपके पास सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं मौजूद है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड है। इसके अलावा आपके पास इसी न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, फिर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड रदरफोर्ड परफॉर्म। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उसने एक थिन गोल्ड शीट ली थी जिसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था, और फिर इसने जो है इसकी ऑब्जर्वेशंस ली थी, इसके रिजल्ट्स लिए थे, जिसके बेस पर इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और रदरफोर्ड जो है इसको आप फादर ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हो। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? So Rutherford observed that a microscopic positively charged particle is present inside the atom and most of the mass of an atom is concentrated over there। ठीक है, तो जो उसकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि आपके पास जो है एटम के अंदर सेंटर में एक आपके पास क्या मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जिसको उसने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया, और आपके एटम का मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड ओवर देयर। ठीक है, ये चीज आपके पास जब हमने प्लम पुडिंग मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कंपैरिजन को डिस्कस किया था तो तब भी हमने देख लिया था कि आपके पास सेंटर में कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि इन अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन को काज करवा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन आई थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वो अबाउट न्यूक्लियस थी, अबाउट अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट मॉडल आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि आपके पास साइंस एम्पोरियम पे मौजूद है। आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं, आपको इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप जाके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, और ये आपके पास 1917 में डिस्कवर किए गए थे। कैनाल रेज सिंपली आपके पास पॉजिटिव रेज होती हैं जो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किए गए थे। ये आपके पास यूजीन गोल्डस्टीन ने 19th सेंचुरी में डिस्कवर किए थे। ठीक है, यानी कि जिस फिजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिस फिजिस्ट ने आपके पास कैनाल रेज या प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था, उसका नाम यूजीन गोल्डस्टीन था। थोड़ा सा हम जरा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या था, किस किस्म का उसका एपरेटस था, थोड़ा सा जर्नल व्यू ले लेते हैं। डिटेल में हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, जिसमें आपके पास जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक आपके पास कैथोड था, एक एनोड था। जो एनोड है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड था एंड वो पॉजिटिवली चार्ज था, और जो आपका कैथोड था वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड था और नेगेटिवली चार्ज था। अब आपके पास क्या है कि कैथोड को हम यहाँ पे परफोरेट कर देते हैं, यानी कि उसमें हम छोटे छोटे होल्स कर देते हैं जिनके थ्रू आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव आयंस जो है वो पास करते हैं, एंड इसी वजह से आपके जो ये
प्रोटॉन है इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन परफोरेशन में से पास होके आपके लुमिनेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके गिरते हैं या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके हिट करते हैं। ठीक है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था ये परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने, और इसने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया था अक्रॉस अ डिस्चार्ज ट्यूब। आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसमें गैस फिल्ड था। जब आपके पास हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया टू द डिस्चार्ज ट्यूब, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मौजूद थी वो आयनाइज हो गई। उसकी आयनाइजेशन की वजह से आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस जनरेट हो गए। जो आपका नेगेटिव आइन था वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो आपके पॉजिटिव आइंस थे वो अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द कैथोड। जाहिर सी बात है आपकी कैथोड में परफोरेशन मौजूद थी, तो कुछ जो है वो उसमें से पास करके जाके आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हिट करने लग गए और एक शाइन प्रोड्यूस करने लग गए। एंड इस तरह से आपके प्रोटॉन्स जो है या कैनाल रेज जो है वो डिस्कवर हुए। ओके जी, अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट की तरफ। बेसिकली यहाँ पे हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करते हुए आप कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के एपरेटस को सेटअप कर सकते हो। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा, सेटिंग अप दी क्रूक्स ट्यूब एपरेटस। बेसिकली आप सबसे पहले क्रूक्स ट्यूब एपरेटस को सेटअप करोगे। क्रूक्स ट्यूब एपरेटस बेसिकली आपका डिस्चार्ज ट्यूब एपरेटस का दूसरा नाम है। ठीक है, इस स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने क्रूक्स ट्यूब को क्या कर देंगे, आपने माउंट कर देना है, यानी आपका डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसको आपने माउंट कर देना है, और उसके साथ आपने हाई वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, आपके डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है इलेक्ट्रोड्स, एनोड है और कैथोड है। एनोड और कैथोड को आपने कनेक्ट कर देना है विद हाई वोल्टेज सोर्स। एंड आपने क्या कर देना है, एनोड की बिल्कुल ऑपोजिट आपने अपनी डिटेक्टर स्क्रीन को प्लेस कर देना है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप अपने ट्यूब को कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दोगे, यानी इसमें से एयर को आप कंप्लीटली खत्म कर दोगे। आपके डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम होना चाहिए, और ये आप इसलिए करते हो ताकि आपके पास लो प्रेशर अचीव किया जा सके, ताकि आपके पास डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो। तो लो प्रेशर अचीव करने के लिए हम एयर को कंप्लीटली इवैक्यूएट कर देते हैं फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, अप्लाइंग ऑफ वोल्टेज। अब आप क्या करेंगे, आपने हाई वोल्टेज को अप्लाई कर देना है। इतना हाई वोल्टेज आपने अप्लाई करना है कि आपके पास डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। ये जो आपका डिस्चार्ज है ये आपके इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज आपको विजिबल कैसे होगा, इसको आप डिटेक्ट कैसे करोगे, ये आपके पास एक ग्लो या बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में आएगा। शाइन आपके पास एक प्रोड्यूस होगी, ग्लो आपके पास प्रोड्यूस होगी बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, एंड आपको पता चल जाएगा कि अब डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट नोट करना है कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में, एक इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज की कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज, कि आपकी डिस्चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में हम क्या चीजें देखेंगे, हम उसका कलर देखेंगे, हम ब्राइटनेस देखेंगे एंड शेप को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बीम के पाथ को ऑब्जर्व करते हैं, उसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं, और हमें इससे भी काफी सारी प्रॉपर्टीज का पता चलता है ऑफ द डिस्चार्ज। ठीक है, कि क्या वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो उनके चार्ज के बारे में हमें पता चलता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। अब चूंकि हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ट्यूब इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिस्चार्ज। अब आपने गैस इंट्रोड्यूस करवा देना है, और हम देखेंगे कि इस गैस की वजह से डिस्चार्ज में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। स्टडी कैनाल रेज। अब हम कैनाल रेज को स्टडी करेंगे, तो कैनाल रेज को स्टडी करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपना एक इलेक्ट्रोड लेना है, जो कि आपका क्या होगा, कैथोड होगा। उसको आपने क्या कर देना है, उसको आपने परफोरेट कर देना है, यानी उसमें आपने छोटे छोटे होल्स कर देने हैं, जिनसे आपके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो पास करेंगे और डिटेक्टर स्क्रीन के ऊपर जाके लगेंगे, और आपके पास ग्लो प्रोड्यूस होगी। और यहाँ से आपने क्या करनी है, इनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है, और ये प्रॉपर्टीज कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें आप अगेन इसकी कलर, ब्राइटनेस एंड डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करोगे, ऑब्जर्व करोगे। एंड एट दी एंड आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। सिंपली आपने देखना है कि आपके पास किस किस्म की प्रॉपर्टीज आपकी कैनाल रेज शो कर रहे हैं, उन सबको आपने डिटेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है और डेटा को एनालाइज करना है। तो ये आपका स्टेप्स हो गए हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने अपना एपरेटस सेटअप करना है, और इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने कैनाल रेज डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया जरा जर्नल व्यू। ठीक है, अब जरा सा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, एपरेटस भी समझ लेंगे, डायग्राम भी समझ लेंगे, थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी अब इससे समझते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं प्रोसीजर की। अभी तक तो हमने सिंपली
एपरेटस के स्टेप्स देखे हैं कि किस तरह से आपने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अपने एपरेटस को सेटअप करना है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा ये जो आपको ट्यूब सा नजर आ रहा है ब्लू आउटलाइन से, ये आपका क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसके साथ आपने यहाँ पे आपका ये हो गया एनोड और ये आपका हो गया परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। आपने क्या किया है, एनोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, एंड आपने कैथोड को जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। अब आपके पास जाहिर सी बात है, एनोड क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, एंड कैथोड जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करेगा। एंड यहाँ पे इन बिटवीन कहीं आपको ग्लो शो होगा तब जब आपका डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो कंप्लीटली इवैक्यूएटेड हो, उसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना हो, यहाँ पे कंप्लीटली वैक्यूम हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप क्या करोगे, गैस को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो एनोड से जो आपके पास डिस्चार्ज आएगा और जो कैथोड से डिस्चार्ज आएगा वो यहाँ पे मौजूद गैस को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने की वजह से आपके पास यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। जाहिर सी बात है, जो नेगेटिव चार्जेस होंगी वो अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स द एनोड, एंड जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स द कैथोड। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि कुछ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इन होल्स में से पास कर जाएंगी और सीधे आके आपके इस स्क्रीन के ऊपर जाके लग जाएंगी। अब जब यहाँ पे स्क्रीन पे ये जाके लगेंगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आके लगे हैं। जाहिर सी बात है, वो कैथोड को पास करके आया है, कैथोड में से गुजर के आया है, तो वो पॉजिटिव, तो वो तो नेगेटिव चार्जेस हो ही नहीं सकती क्योंकि आपका जो कैथोड है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आपके पास जाहिर सी बात है, जो चार्जेस यहाँ पे हिट कर रही हैं वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिनको आजकल हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका एपरेटस है, ये एक्सपेरिमेंट का एपरेटस है और इसी को यूज करते हुए आपके कैनाल रेज को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया था। ओके जी, तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि आपके पास कैनाल रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने एपरेटस को किस तरह से सेट करना है, हमने उसका डायग्राम देख लिया और डायग्राम के थ्रू हमने थोड़ा सा प्रोसीजर को समझ लिया है। अब हम जरा सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आपने किस तरह से जो है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने ये बताना है कि आप क्या करते हैं कि जब आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं टू द गैस इनसाइड दी डिस्चार्ज ट्यूब, तो आपके पास क्या हो जाता है कि वो गैस जो है आयनाइज कर जाती है और वो आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की प्रोडक्शन कर देता है। अब जाहिर सी बात है, एक्सपेरिमेंट आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रेलेवेंट है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से रेलेवेंट है, तो हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ज्यादातर डिस्कस करेंगे। तो अब आपके पास क्या हो जाता है कि आपके जो ये आइंस होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स दी नेगेटिवली चार्ज कैथोड। अब क्या होता है कि आपका जो कैथोड है वो आपके पास क्या है, परफोरेटेड है, उसकी सरफेस क्या है, परफोरेटेड है, यानी कि उसमें स्मॉल होल्स है। तो क्या हो जाता है कि कुछ जो है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं वो उन होल्स में से पास कर जाते हैं और सीधे जाके आपके डिटेक्टर स्क्रीन को हिट करते हैं और आपके पास कैनाल रेज जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। जो आपकी कैनाल रेज होती हैं या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके पास गैस की आयनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ पे आप जिस गैस का यूज करते हैं वो ज्यादातर आपके पास हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस होती है। आपके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है या आपके कैनाल रेज है, ये कंप्लीटली ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखती हैं टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं। यानी कि जो आपके कैनाल रेज है और जो कैथोड रेज है, ये बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं टू ईच अदर। ये जो आपके पास कैनाल रेज थी, इनको आपके पास डिस्कवर किसने किया था, यूजीन गोल्डस्टीन ने किया था, जिसकी वजह से आपके पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक फिजिक्स जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई। एक काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक फिजिक्स, द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या बेनिफिट्स हुई। तो सबसे पहले तो ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज आइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज वाज कंफर्म्ड। हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस जो है वो कंफर्म हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की तो आपको पहले से ही कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन जो है अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आइंस जो है या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है, इनकी भी एग्जिस्टेंस आपके पास क्या हो गई, कंफर्म हो गई कि हाँ आपके पास और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, उसमें हमने देखा था कि आपके पास न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई। ये कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियस आपके पास एग्जिस्ट करता है और उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को भी सपोर्ट मिला फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज।
इसके अलावा आपके पास इट रिवील्ड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुड कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो इन्होंने ये भी बताया कि आपके पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, चूंकि अब तक आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुए थे, तो इन्होंने इस चीज की भी बुनियाद रखी कि आपके पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव चार्जेस होंगे। लेकिन लेटर ऑन जब हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया तो हमें पता चला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जीरो चार्ज वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिस एक्सपेरिमेंट demonstrated that charged particles could be deflected by a magnetic field. This gave scientists a better understanding of the correlation between electricity and magnetism. तो बेसिकली आपके पास इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये भी पता चला, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था और केनाल रे एक्सपेरिमेंट था, दोनों से आपको इस चीज का भी पता चला कि आपके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। और दूसरा, आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान के को रिलेशनशिप का भी पता चला थ्रू दीज कैनाल रेज एंड कैथोड रेज। ठीक है। इसके अलावा आपके पास आइसोटोप्स जो है उनकी भी डिस्कवरी हुई। अब जरा आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, कि आपके कैथोड रेज और कैनाल रेज एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। हमने कहा ना कि इनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है नेचर। जो कैथोड रेज होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो एनोड रेज होते हैं ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो आपके पास है सोर्स। जो कैथोड रेज होते हैं वो कैथोड से इमिट होते हैं, इनका सोर्स क्या होता है, कैथोड होता है। और जो एनोड रेज होते हैं इनका सोर्स क्या होता है, एनोड होता है। कंपोजिशन पे आ जाते हैं तो आपके कैथोड रेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं, और जो आपके एनोड्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस से बने हुए होते हैं। ठीक है, एनोड रेज जो होते हैं या कैनाल रेज जो होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कैथोड रेज है उनके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, और जो एनोड रेज है या कैनाल रेज है या प्रोटॉन्स है उनके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, बिकॉज जाहिर सी बात है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। एंड जो एनोड रेज या फिर कैनाल रेज आपके पास होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं towards the negatively charged plate। ठीक है, because opposite charges attract each other। अब इसके अलावा जो आपके पास कैथोड रेज होते हैं या जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास क्या होता है, इनका मास मच लाइटर देन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ठीक है, यानी कि ये आपके पास बहुत स्मॉल मास वाले रेज होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। जो एनोड रेज होते हैं या कैनाल रेज होते हैं इनका मास जो है वो हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो आपके कैनाल रेज है वो क्या है, हैवी है देन द कैथोड रेज। इसके अलावा आपके पास जो कैथोड रेज है इनकी वेलोसिटी हाई होती है। जाहिर सी बात है इनकी वेलोसिटी हाई क्यों है, क्योंकि इनका वेट जो है, इनका मास जो है वो कम है। जो एनोड रेज है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, स्लो होती है, बिकॉज दे आर मैसिव। इसके अलावा जो आपके पास कैथोड रेज है इनकी पेनिट्रेशन पावर है लिमिटेड पेनिट्रेशन थ्रू मैटर, एंड जो आपके पास एनोड रेज है दे हैव ग्रेटर पेनिट्रेशन थ्रू मैटर। इसके अलावा जो कैथोड रेज हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लुमिनेसेंस व्हेन स्ट्राइकिंग अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, वेयर जो एनोड रेज है वो प्रोड्यूस नहीं करते लुमिनेसेंस। ठीक है। ओके, तो ये सारी हो गई हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज। अब आपके पास जो प्रोटॉन्स थे उनको डिस्कवर किया था यूजीन गोल्डस्टीन ने, और इसको नेम दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का। ठीक है, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि गोल्डस्टीन ने आपके लिए डिस्कवर किए हैं थ्रू कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, उनको नेम प्रोटॉन जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। Discovery of neutron, which is another subatomic particle which is inside the nucleus along with the proton, and this was discovered in 1932। सबसे पहले तो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ जाने से पहले डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका मैटर जो है वो एटम्स से बना हुआ है। जो आपका एटम है उसमें आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, वो आपके पास डिविजिबल है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अराउंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, और जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अभी रिसेंटली हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्कस किया था जिसके अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो है प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि साइंटिस्ट जो है एटम का वेट फाइंड कर रहे थे। ठीक है, एटम का वेट उन्होंने फाइंड कर लिया, फिर जाहिर सी बात है उन्होंने न्यूक्लियस का भी वेट फाइंड करना चाहा। तो जब वो न्यूक्लियस का वेट फाइंड कर रहे थे तो उनमें वहां पे न्यूक्लियस के वेट में साइंटिस्ट को कुछ कमी नजर आ रही थी। उनको ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई और ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में घूम रहे थे, और वो लोग जो है एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में सोचने लग गए थे कि एक और ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, और न्यूक्लियस में वो वाला पार्टिकल जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ विच इज़ न्यूट्रॉन,
वो और जो आपका प्रोटॉन है वो मिला के न्यूक्लियस का कंप्लीट टोटल मास बनाते हैं। तो इस चीज के ऊपर फिर जाहिर सी बात है काम करना शुरू किया साइंटिस्ट ने, और एट द एंड आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंपली आपके पास क्या क्या है, एक आपके पास न्यूट्रॉन है, एक आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और चूंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, अलबत्ता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल के जो है न्यूक्लियस का क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं। अब जो आपका न्यूट्रॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, उसकी स्टेबलाइजेशन को एड करता है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आपकी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को जाहिर सी बात है सेम चार्ज के होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एक छोटी सी स्पेस में मौजूद है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आपकी ये रिपल्जन फोर्स है, ये क्या हो जाती है, रिसेसिव आ जाती है, और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो आपके पास क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है, और आपका प्रोटॉन्स जो है जिनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, उनकी वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो आपके जो न्यू प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस है उनको न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है, और आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसको आप रीड दे दें, इसमें मैं जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, ओके जी, तो अब डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कौन से इवेंट्स हमारे पास हुए थे जिसके बाद आपका न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गया था। तो बेसिकली आपका जो न्यूट्रॉन था वो 1932 में डिस्कवर हुआ था, लेकिन इसके ऊपर जो काम था वो 1930 से स्टार्ट हुआ है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ईयर 1930। अब यहाँ 1930 में ऐसा क्या हुआ था कि आपके पास आगे जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया था। तो बेसिकली आपके पास दो न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, जिसमें एक का नाम था हर्बर्ट बैकर और दूसरे का नाम था वाल्टर बेथ। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी, वो चीज ये थी कि आपके पास जब पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता था और वो अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट होते थे या हिट करते थे किसी लाइटर एलिमेंट्स को, जैसे लिथियम, बेरिलियम या फिर बोरॉन, तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास हाईली पेनिट्रेटिंग पावर वाली रेडिएशन इमिट होती हैं या पार्टिकल्स इमिट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख के साइंटिस्ट जो थे वो काफी क्यूरियस हो गए थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं वो आपके पास हाई पेनिट्रेशन पावर वाली रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वाज अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड वाज देयरफॉर अज्यूम्ड टू बी गामा रेडिएशंस। तो बेसिकली आपके पास क्या था कि ये जो रेडिएशंस आपके पास इमिट हो रही थी जो कि काफी हाई पेनिट्रेशन पावर रखती थी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती थी। तो ये अज्यूम किया गया कि हो सकता है ये गैमा रेडिएशंस हो। गैमा रेडिएशंस भी हाई पेनिट्रेशन पावर रखती हैं और ये रेडिएशंस उस वक्त तक डिस्कवर की गई थी। ठीक है, फिर आपके पास क्या हुआ कि इन द ईयर 1932 द फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रेडरिक एंड इरीन observed that this unusually penetrating radiations when incident on paraffin wax cause the ejection of high energy protons। तो बेसिकली आपके पास क्या हुआ कि फ्रेडरिक और इरीन ने 1932 में ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो आपके पास हाई पेनिट्रेशन पावर रखने वाली रेडिएशंस हैं, ये जब आपके पास पैराफिन वैक्स या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा हो के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक होती है। फिर आपके पास एक इटालियन फिजिस्ट मेजोराना ने ये चीज सजेस्ट की कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, जो कि आपके पास इन हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स की इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते, अब जाहिर सी बात है मेजोराना ने ये बात तो कर दी कि आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसने न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की। लेकिन मेजोराना वो पहला साइंटिस्ट नहीं था जिसने आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी। मेजोराना से पहले आपके पास क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, जिसने 1920 में ही ये बात कर दी थी कि आपके पास न्यूक्लियाई जो है, जो एटम्स में मौजूद न्यूक्लियाई हैं उनमें आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, और उन्होंने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन से रेफर किया था कि इनका नाम न्यूट्रॉन है। ठीक है, जिस तरह से आपके पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन मौजूद है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसी तरह आपके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी रिजाइड करते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके ऊपर सबसे पहले जिसने बात की थी वो आपके पास रदरफोर्ड था। मेजोराना ने लेटर ऑन 1932 के टाइम में आपको इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास लास्टली जो है एक ब्रिटिश फिजिस्ट आए, सर जेम्स चैडविक, जिन्होंने जो है आपके पास 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, जिसके एक्सपेरिमेंट को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से
जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स में दिया गया था इन द ईयर 1935। ठीक है। ओके जी, तो अब आते हैं हम टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। बेसिकली जेम्स चैडविक फायर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट बेरिलियम शीट फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स। बेसिकली जेम्स चैडविक ने अल्फा रेडिएशंस को फायर किया बेरिलियम शीट के ऊपर। इन अल्फा रेडिएशंस की जो सोर्स था वो पोलोनियम था। ठीक है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हो, ये आपका पोलोनियम हो गया जो कि सोर्स है अल्फा रेडिएशंस का। ये अल्फा रेडिएशंस आपके पास फायर किए जा रहे हैं, बम्बार्ड किए जा रहे हैं ऑन बेरिलियम। ठीक है, अब जैसे ही अल्फा रेडिएशंस बेरिलियम के ऊपर फॉल करते हैं तो क्या होता है, दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम को हिट करते हैं तो आपके पास अनचार्ज्ड पार्टिकल्स जो है, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ दिस रेडिएशन वाज मेड इंसिडेंट ऑन पैराफिन वैक्स, हाइड्रोकार्बन हैविंग रिलेटिवली हाई हाइड्रोजन कंटेंट। अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास हाईली पेनिट्रेटिंग है, ये आपके पास आगे जाके पैराफिन को हिट करते हैं। और जब ये पैराफिन को हिट करते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। जो आपका पैराफिन है इसमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स इज एक्चुअली हाइड्रोकार्बन विच हैज हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, now the protons ejected from the paraffin wax when struck by the uncharged radiation were observed with the help of ionization chamber। ठीक है, अब ये प्रोटॉन्स जो है, ये जो पैराफिन वैक्स है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है, इसके आगे आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है या आयनाइजेशन चैम्बर मौजूद है जिसके अंदर आपने जाहिर सी बात है कोई गैस भरी हुई होगी, जिसको आगे जाके जब ये प्रोटॉन्स पैराफिन से इजेक्ट होते हैं तो वो इस गैस को हिट करते हैं और इस गैस को आयनाइज कर देते हैं। और जब ये गैस को आयनाइज करते हैं तो अब यहाँ पे जो आपके पास आइंस जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो आगे जाके आपके डिटेक्टर में फीड हो जाते हैं। यानी कि आपका जो जीएम काउंटर है, जो कि आपका डिटेक्टर है यहाँ पर, वो इन आयनाइज्ड पार्टिकल्स को काउंट करना शुरू कर देता है एंड एट द एंड आपको आपका डेटा मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। सो द रेंज ऑफ द लिबरेटेड प्रोटॉन्स was measured and the interaction between the uncharged radiations and the atoms of the several gas was studied by Chadwick। बेसिकली जो आपके पास लिबरेटेड प्रोटॉन्स है, यानी कि ये जो आपके प्रोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इनकी रेंज को जो है मेजर किया गया था। इसके अलावा आपके पास जो अनचार्ज रेडिएशन है आपकी, यानी कि जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं और जो एटम्स हैं ऑफ द सेवरल गैसेस, यानी यहाँ पे जो आपने गैस यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है, उनके दरमियान आपके पास क्या इंटरेक्शंस हुई हैं उसको भी चैडविक ने क्या किया, स्टडी किया। इसके अलावा ही कंक्लूडेड दैट द अनयूजुअली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कंसिस्टेड ऑफ अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास एज प्रोटॉन। अब इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये जितना भी इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इससे इसने डेटा निकाला, इसको एनालाइज किया और एट द एंड इसने एक कंक्लूजन निकाला जिसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा कि ये जो अनयूजुअली पेनिट्रेटिंग पावर रखने वाली रेडिएशंस हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर रखने वाली रेडिएशंस हैं, ये बेसिकली अनचार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली सेम मास रखते हैं एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ दीज पार्टिकल्स वर लेटर टर्म्ड न्यूट्रॉन्स, और इन पार्टिकल्स को लेटर ऑन न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो बेसिकली जो जेम्स चैडविक है उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें इसने एक पोलोनियम सोर्स दिया, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया ऑन द बेरिलियम जो कि आपका एक लाइटर एलिमेंट है। इस बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं तो ये इसमें से न्यूट्रॉन्स को इजेक्ट करवाते हैं। ये जो आपके न्यूट्रॉन्स है ये अनचार्ज पार्टिकल्स है और हाई पेनिट्रेशन पावर रखते हैं। अब इन न्यूट्रॉन्स के सामने पैराफिन वैक्स रख दिया गया जिसमें आपके पास हाई हाइड्रोजन कंटेंट है। जैसे ये न्यूट्रॉन्स इस पैराफिन के ऊपर फॉल करते हैं, बम्बार्ड होते हैं, फायर होते हैं, इनको हिट करते हैं, तो आपके पास प्रोटॉन्स यहाँ से इजेक्ट होते हैं। प्रोटॉन्स के आगे यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी गई है जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स गैस मौजूद है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम बेसिकली आयनाइजेशन चैम्बर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद गैस है वो इन प्रोटॉन्स की हेल्प से आयनाइज हो जाएंगी और वो जो आपके पास आयनाइज्ड पार्टिकल्स होंगे वो ये आपका जीएम काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा, और आपके पास एट द एंड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको डेटा आके मिलता रहेगा कि कितने पार्टिकल्स इजेक्ट हुए हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो ये हो गया आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया। प्रीवियसली हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, हमने डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस किए हैं, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी डिस्कस किया है, हमने इनके एक्सपेरिमेंट्स को भी डिस्कस किया है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इस लेक्चर सीरीज में सिर्फ आपका एक ही टॉपिक रह गया है जो कि है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। इंशाल्लाह उसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।